चलो बेटा, आज अपन वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था अपना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है ना। आज अपन नया डिस्कशन करने वाले हैं किसका, आज अपन बात करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी के न्यू चैप्टर का, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। मतलब इसमें हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे ह्यूमन आई के बारे में कि जो ह्यूमन आई होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है वो। साथ में इसमें हम बात करेंगे डिफेक्ट के बारे में कि एक्चुअल में कौन कौन सी डिजीज होती हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोमायोपिया, बहुत सारी डिजीज होती हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा इस चैप्टर में हम यह भी डिस्कशन करेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो आपका सन होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है, मतलब उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो रेड होता है। जब वो टॉप पे आ जाता है, मतलब जब दिन का टाइम होता है, तो उस टाइम पे अपने को वो कम्प्लीटली वाइट दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे, इंद्रधनुष कैसे बनता है, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। तो आज अपन सबसे पहले बात करेंगे बेटा किसके बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। अब ह्यूमन आई में सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि भगवान ने हमको या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो आंखें क्यों दी हैं, एक सिंगल आंख से भी तो काम हो सकता था, ठीक है। वाई डू वी हैव टू आइज, हमारे पास में दो आंखें क्यों हैं, अब हमारे पास में दो आंखें क्यों हैं, एक आंख से भी तो काम हो सकता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बेटा दो आंखें इसलिए दी जाती हैं, पहली बात तो हम दो आंखों से वाइड एंगल ऑफ एरिया कवर कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। बोले तो 180 तो हो ही रहा है, 180 के आसपास में थोड़ा बहुत पीछे का और इधर भी थोड़ा बहुत पीछे का दिखाई दे रहा है, मतलब एक तो हम वाइड रेंज ऑफ एरिया कवर कर सकते हैं। अगर अपन एक आंख को बंद कर दें तो इधर वाला पूरा पार्टीशन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दूसरी चीज, तुम लोगों ने ये चीज कई बार देखी होगी कि मान लो सपोज दैट मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है मेरी आंखों के सामने, जब मैं क्या करता हूँ इस आंख को क्लोज करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट मुझे हल्का सा इधर दिखाई देगा, और जब मैं इस आंख को क्लोज करता हूँ, इस आंख को क्लोज करता हूँ तो ये हल्का सा इधर दिखाई देगा। देखो ढंग से, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो इधर दिखाई दे रहा है, इसको क्लोज करता हूँ तो हल्का सा इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि दो सिंगल आई से, सिंगल आंख से हम ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन का अनुमान नहीं लगा सकते। एक सिंगल आंख से हम क्या नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन का अंदाजा नहीं लगा सकते, और इसी वजह से कि एक्चुअल पोजीशन क्या है उसकी, और उसी वजह से हमें कितनी आंखें दे रखी है भगवान ने, दो आंखें दी। चीजें समझ में आई, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है व्हाई डू वी हैव टू आइज, हमारे पास में दो आंखें क्यों हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो आंखें क्यों होती हैं, टू कवर वाइड एरिया, ठीक है। क्या करने के लिए, वाइड एरिया कवर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा एरिया को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए हमें कितनी आंखें दी गई हैं, दो आंखें दी गई हैं। और दूसरी चीज, टू फाइंड एक्यूरेट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कितनी आंखें दी गई हैं, दो आंखें दी गई हैं, ठीक है। हेलो, हाँ बोल। एक मिनट में ना अभी पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं तेरे से बात करता हूँ ना, ठीक, ऑनलाइन पढ़ा रहा था। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई बेटा। तो ह्यूमन आई क्यों होती हैं दो, समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बेटा किसके ऊपर, ह्यूमन आई के ऊपर, ठीक है। ह्यूमन आई के बारे में तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारी भी आंखें हैं, सबकी आंखें होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो आंख है ना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ कैमरा, जैसे कैमरा होता है ना वैसे हमारी आंखें होती हैं, ठीक है। जिसमें शटर का काम करती है आपकी आईलिड, ये जो आपकी भौहें होती है ना, ये जो आईलिड होती है ये आपके शटर का काम करती है। जब ये बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो कैमरा है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो आईलिड है वो किसका काम करती है, शटर का काम करती है, और जो आपकी आंख है वो किसका काम कर रही है, वो आपके कैमरे का काम कर रही है। जो आपका एक्चुअल कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, मतलब अगर आपका जो कैमरा है अगर वो 7 मेगापिक्सल का कैमरा है या 10 मेगापिक्सल का कैमरा है या 15 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आप बोलते हो कि आपको HD इमेज मिल रही है, ठीक है, हाई डेफिनेशन की इमेज मिल रही है। लेकिन आपकी आंखों की अगर हम बात करें ना तो आपकी आंखों की जो मेगापिक्सल होता है ना वो 512 या 534 ऐसे, मतलब 500 से अबव आपका ये कैमरा होता है। मतलब आपकी आंखों के अंदर जो लेंस लगी हुई रहती है उसकी इतनी ज़्यादा पिक्सल होती है ना, जिसको आप जूम भी करोगे तो वो फटेगी नहीं। आपको पता ही है यार, सीधी सी बात है, कितनी भी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो क्या नहीं होती है, ब्लर नहीं होती है इमेज।
तो आपकी आंखों के अंदर जो है वो पहले से ही एक कैमरा, मतलब अपनी आई जो है वो एक कैमरे की तरह बिहेव करती है, एक कैमरे की तरह काम करती है। अब बात आती है कि सर जो आई होता है उसका कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या क्या होती है। ठीक है, चलो उसको देखते हैं अपन। ठीक है, देखते हैं, चलो वो था ना, चलो ढंग से समझना, अलग अलग नहीं बताऊंगा, एक ही उसके अंदर बता दूंगा मैं ना। ये अपनी क्या हो गई, आईबॉल हो गई, ये क्या है अपनी आईबॉल हो गई, और इसमें से यहाँ से होके ऑप्टिक नर्व निकलती हैं, ऑप्टिक नर्व निकलती है कुछ इस तरीके से। ठीक, जो अपनी आईबॉल होता है, इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है ना बेटा, दैट्स कॉल्ड कॉर्निया। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, जिसमें से लाइट एक्चुअल में एंटर होती है ना। दृष्टि पटल भी बोला जाता है शायद इसको, नहीं दृष्टि पटल तो रेटिना होता है, कॉर्निया को क्या बोलते हैं अपन, कॉर्निया ही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे सस्पेंडरी लिगामेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में होल्ड करके रखते हैं किसी चीज को, भी बताऊंगा किस चीज को होल्ड करके रखते हैं, बाकी होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अपनी आंखों का कलर दिखाई देता है, ब्लैक कलर की आंखें दिखाई दे रही हैं, या ब्लू कलर की आंखें दिखाई देती हैं, या ब्राउन कलर की आंखें दिखाई देती हैं, उस चीज को हम बोलते हैं बेटा क्या, आइरिस। क्या बोला जाता है उसको, इसके बिल्कुल बीच में, जैसे जिसकी ब्लैक कलर की आइज होती है उसके तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिसकी ब्राउन आइज होंगी या फिर ब्लू आइज होंगी, उसके बिल्कुल बीच में आपको एक होल दिखाई दे जाएगा ब्लैक कलर का। कैसे कलर का दिखाई देगा बेटा, वो ब्लैक कलर का एक होल दिखाई देगा, और उस होल को बोला जाता है प्यूपिल। क्या बोला जाता है उस होल को बेटा, प्यूपिल। ठीक है, इसके जस्ट पीछे की तरफ एक लेंस लगी हुई रहती है, इसके जस्ट पीछे की तरफ एक लेंस लगी हुई रहती है, और वो लेंस जो है वो अटैच होती है किसके साथ में, वो लेंस अटैच होती है सस्पेंडरी लिगामेंट्स के साथ में। यहाँ पे एक लेंस लगी हुई रहती है, वो लेंस जो होती है वो होती है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, वो लेंस कौन सी होती है बेटा, वो लेंस होती है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करती है। कॉन्वेक्स लेंस का मेन काम होता है कि वो जितनी भी लाइट की रेज होंगी उन सबको इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर देती है, इकट्ठा कर देती है। ठीक है, और यहाँ पे इसका ये काम होता है कि जितनी भी लाइट ऑब्जेक्ट में से जितनी भी लाइट की रेज निकलेंगी वो सारी लाइट की रेज जाके कहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ इस पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाएंगी, और इस पॉइंट को बोला जाता है, मतलब ये जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है, इस लेयर को या स्क्रीन को बोला जाता है रेटिना। क्या बोला जाता है बेटा इस स्क्रीन को, रेटिना। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ स्क्रीन जहाँ पे आपको इमेज मिल रही है, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो रेटिना होती है आपकी। ठीक है, अब ये जो होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये क्या करती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, मतलब जो भी डायग्राम वगैरह बनेगा रेटिना के ऊपर, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, उस पूरे इंफॉर्मेशन को कहाँ पे पहुंचाने का काम करती है, उस पूरे को माइंड में पहुंचाने का काम करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो केवल कौन सी भाषा समझता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म को समझता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही समझ पाता है वो, और किसी भी एनर्जी और किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाता वो। तो उसके बाद में ये इसको कहाँ पे भेजती है, माइंड में भेजती है, माइंड जो है, दिमाग जो है वो उसको इंटरप्रेट करता है, पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में अपने को इमेज दिखाई देती है। इन दोनों के बीच में, मतलब आपका ये जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस और रेटिना, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड बना हुआ रहता है, और उस लिक्विड को हम बोलते हैं बेटा क्या, विट्रस ह्यूमर। मेरे ख्याल से हिंदी में काचा द्रव बोला जाता है इसको। ठीक है, और ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे जैसे लिक्विड भरा हुआ है ना, वैसे ही आपकी ये जो लेंस है ये, और जो आपकी कॉर्निया है, इसके बीच में भी एक लिक्विड का पार्टीशन होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर।
है ना, सारी चीज़ बताऊंगा अभी अच्छी तरीके से, ठीक है, समझ में आई इतनी चीज़ें बेटा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा, जैसे स्केलरा होता है, कॉरोइड होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्केलरा होता है, कॉरोइड होता है। कॉरोइड जैसे ये फ्रंट पोर्शन, ये पूरा पोर्शन तो कॉर्निया हो गया, इसके पीछे का ये जितना भी पोर्शन होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं स्केलरा, SCLERA, स्केलरा बोला जाता है इसको, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक चीज़ समझो, इसके अंदर एक छोटा सा स्पॉट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है बेटा? एक छोटा सा स्पॉट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट वो होता है बेटा जहां पे अगर आपकी लाइट की रेज जो है अगर इकट्ठी हो, मतलब इस स्पॉट पे आके अगर आपकी लाइट की रेज इकट्ठी हो जाती है या एकत्रित हो जाती है या कन्वर्ज हो जाती है, तो आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। आपको कोई भी चीज क्या नहीं होती है बेटा? दिखाई नहीं देती है। तो ये कुछ इसके क्या होते हैं? पार्टीशन होते हैं। किसके? आंख के। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने जो बेसिकली जो पढ़ते हैं वो इनके बारे में पढ़ते हैं। चलो देखो, दोबारा देखो। सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूँ बेटा किसकी? कॉर्निया की, ठीक है। जो कॉर्निया होता है ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है कॉर्निया। कौन सा सब्सटेंस होता है बेटा? कॉर्निया जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जो लाइट को एंटर करवाने का काम करता है। मतलब लाइट उसमें से होके एंटर करती है, लाइट उसके अंदर से होके जाती है, क्योंकि जब तक लाइट ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली लाइट जब तक एंटर नहीं होगी ना आँख के अंदर, तब तक अपने को इमेज दिखाई नहीं देगी। भाई कोई भी लाइट की रे आई, लाइट की रे आने के बाद में अगर मान लो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, वापस निकली, बाहर चली गई, तो क्या होगा भाई? इमेज बनेगी नहीं, इमेज दिखाई नहीं देगी। चीज समझ में आ रही है? मतलब इमेज बनेगी नहीं, दिखाई नहीं देगी, तो सिंपल सी बात है अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये जो कॉर्निया है ना, इसका मेन काम होता है क्या करवाने का बेटा? लाइट एंटर इनटू द आई, मतलब इसके थ्रू लाइट जो है वो क्या करती है बेटा? एंटर करती है किसके अंदर? आंख के अंदर। किसके अंदर? आंख के अंदर। अब लाइट एंटर कर गई किसमें से? ऑब्जेक्ट में से निकली हुई लाइट क्या हो गई? कॉर्निया के अंदर एंटर कर गई। एंटर करने के बाद में वो स्ट्राइक करती है किसके ऊपर बेटा? प्यूपिल के ऊपर। किसके ऊपर स्ट्राइक करती है? प्यूपिल के ऊपर, और सॉरी आइरिस के ऊपर। और आइरिस के जस्ट बिल्कुल बीच में एक पार्टीशन होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, जो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। क्या होता है बेटा? जो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, वो ब्लैक कलर का स्पॉट वो होता है जिसमें से कोई भी लाइट एंटर नहीं कर सकती है, जिसमें कोई भी लाइट क्या नहीं करती है बेटा? एंटर नहीं करती है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? तो हुआ क्या बेटा? जब लाइट जो है वो अंदर की तरफ एंटर करती है और किसके अंदर जाती है? आइरिस के अंदर जाती है, तो आइरिस जो है वो डिपेंड करता है कि आइरिस बड़ा होगा या छोटा होगा। वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। मतलब आइरिस जो है ये लाइट को अंदर एंटर करवाने में मदद करता है, और ये क्या करता है? साथ साथ में अपने आप को क्या करता है? एक्यूमुलेट करता है, या फिर अपने आप को बदलता है, अपने आप की शेप को और साइज को बदलता रहता है। कभी भी देखना, जब आंखों को आप यूं करोगे तो आइरिस की साइज छोटी हो जाएगी, और जब आप आंखों को ऐसे करोगे, रिलैक्स करोगे बिल्कुल, तो आइरिस की साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आप ऐसे कब करते हो? आप ऐसे जब करते हो जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। बहुत ज्यादा क्या है? हाई है। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, मतलब लाइट जो है मतलब चुभेगी आपकी आंखों में, तो क्या कर लोगे? आप आंखों को एक तरीके से बंद करना स्टार्ट कर दोगे। उससे क्या होगा? आपका जो आइरिस है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आइरिस के छोटे होने की वजह से क्या होगा बेटा? आइरिस के छोटे होने की वजह से वो उतनी ही क्वांटिटी में लाइट की रेज को अंदर जाने देगा जितने की नीड है। अगर उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर एंटर कर गई तो आप क्या हो जाओगे? ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। चीज समझ में आ रही है? मतलब एक्चुअल में आइरिस ही वो चीज होती है जो क्या करती है? लाइट को कंट्रोल करके अंदर भेजती है। लाइट को क्या करती है बेटा? कंट्रोल करके अंदर भेजती है। तो अगर आपकी लाइट की इंटेंसिटी मतलब प्रकाश की तीव्रता अगर बहुत ज्यादा होगी तो आइरिस जो है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और मान लो नॉर्मल लाइट है तो आप क्या करोगे? बिल्कुल आंखों को एकदम नॉर्मल रखोगे। नॉर्मल रखने की वजह से क्या होगा? जो लाइट है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर एंटर करने की कोशिश करेगी। मतलब इन शॉर्ट आइरिस क्या करती है बेटा? इट कंट्रोल रे ऑफ लाइट, या फिर कंट्रोल लाइट which enter into the eyes, है ना? मतलब ये कंट्रोल करती है लाइट को एंटर करने से, ठीक है। अब मान लो सपोज दैट डिम लाइट है, क्या बेटा? लाइट डिम है, बड़ा हो जाएगा, है ना? तो आपका ये जो आइरिस है ये क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। आइरिस जो है वो क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। और अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट है, बोले तो इंटेंसिटी हाई लाइट की, हाई इंटेंसिटी लाइट है तो इंटेंसिटी लाइट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल हो जाएगा। बोले तो स्मॉल आइरिस, बोले तो छोटा हो जाएगा।
चीज समझ में आई, छोटा और बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या करता है भाई, सिंपल सी बात है, लाइट को उतना ही एंटर करने देता है अंदर की तरफ जितने की नीड है। ज्यादा अगर एंटर कर गई तो क्या होगा, ज्यादा एंटर करने से आपकी जो आइरिस है या फिर जो लेंस है उसमें क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, वो बिगड़ सकती है, ठीक है, आंख खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आप अंधे भी हो सकते हो। बोलो चीजें नहीं है समझ में। हम लोगों ने कई बार देखा भी होगा, जब आप बाहर की तरफ जाते हो, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है लाइट की, सूरज की तरफ देखते हो और फिर उसके बाद अंदर आते हो तो कुछ टाइम के लिए आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ठीक है। ऐसा एक्चुअल में इसलिए भी होता है क्योंकि जो आपकी इमेज है ना वो कहाँ पे बनती है, ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है। ब्लाइंड स्पॉट पे बनने की वजह से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए वो जो इमेज है वो ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है, और ब्लाइंड स्पॉट पे बनने की वजह से अपने को आपके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे आप सूरज की रोशनी में जाओगे और 1 या 2 मिनट तक कंटिन्यूसली इसको देखोगे तो देखने की वजह से क्या होता है, देखने की वजह से आपकी जो शिफ्टिंग है ना लाइट, मतलब जो ब्लाइंड स्पॉट की शिफ्टिंग है या फिर इमेज की जो शिफ्टिंग है वो ब्लाइंड स्पॉट पे चली जाती है, जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही एक और भी अच्छा रीजन होता है जब ग्रहण लगता है ना, जब इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है जब, तो आपको मम्मी पापा बोलते हैं कि उसकी तरफ देखना मत, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, ठीक है। तो इसके भी लिए कुछ कहानियां भी हैं कि भाई शापित वगैरह होता है, मतलब शाप लगा हुआ है इसको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, जब उसको ग्रहण लगता है ना, जब वो सोलर इक्लिप्स होता है तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, ठीक है। वो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है ना, जो रेडिएशन निकलती है, वो रेडिएशन जब डायरेक्टली आपकी आंखों में एंटर करेंगी ना तो आपको क्या कर देंगी, अंधा बना देंगी। मतलब वो रेडिएशन घातक होती है आपकी आंखों के लिए, इस वजह से कई बार क्या होते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं पर्सन। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये तो हो गया आइरिस का काम। फिर आगे आपके पास में कॉर्निया का काम। देन आती है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी आ जाती है बच्चा, कॉन्वेक्स लेंस। भाई कॉन्वेक्स लेंस आप लोगों को सबको पता है, कॉन्वेक्स लेंस का मेन काम क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस का या उत्तल लेंस का मेन काम होता है कि वो लाइट की रेज को ले जाके इकट्ठा कर देता है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इट कन्वर्ज ऑल द रेज ऑफ लाइट एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, या फिर एट अ रेटिना, रेटिना के ऊपर ले जाके इकट्ठा कर देता है, और रेटिना के ऊपर ले जाके इकट्ठा करने की वजह से क्या होता है, वहां पे आपको जो इमेज है वो दिखाई दे जाती है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है। अब भाई सीधी सी बात है, जो एक्चुअल में ग्लास की लेंस होती है जेली लाइक सब्सटेंस, भाई सीधी सी बात है, क्या अगर आपकी जो लेंस है वो ग्लास की जैसी हुई, मतलब जैसी एक्चुअल में होती है, आप लोग देखते हो, अगर वैसी लेंस हुई तो क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात वो क्या नहीं हो पाएगी, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जबकि ये जो होता है ना, आपकी आंख जो होती है ये ऑटो फोकस कैमरे की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है बेटा, ये ऑटो फोकस कैमरे की तरह काम करती है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब कैमरा वगैरह चलाया होगा, ठीक है, मोबाइल के कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑटो फोकस कैमरा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कैमरे वगैरह चलाते हो ना, तो उसमें लेंस को आप क्या करते हो, घुमाते हो। घुमाने की वजह से क्या होता है, पहले तो ब्लर दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे क्लियरिटी आती है। तो आप उसकी एक्चुअल में फोकस लेंथ को क्या कर रहे हो, फोकल लेंथ को उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो आपको करनी पड़ेगी, वो मैनुअल है। जबकि ये क्या होती है, जो आपकी आंखों की लेंस होती है, जबकि जो आपकी आंख होती है ना, वो एक ऑटो फोकस कैमरा है, उसमें आपको घुमाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ही अकोमोडेट कर लोगे आंख को समंजित कर लोगे अपने अकॉर्डिंग ही, ठीक है। और इस तरीके से आप अपनी आंख को वो करोगे जिससे आपको सामने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई दे जाए, ठीक है। इस वजह से अपनी जो ह्यूमन आई है ना, इसको ऑटो फोकस कैमरा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, ऑटो फोकस कैमरा भी बोला जाता है। तो जो तुम्हारी कॉन्वेक्स लेंस होती है ना बच्चा, कॉन्वेक्स लेंस का पहला काम क्या होता है, पहली तो ये किससे बनी हुई होती है बेटा, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस से बनी हुई होती है। अब ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस के बनने की रीजन क्या होता है बेटा, क्योंकि जब अपन आंखों को ऐसे एक्सपेंड करते हैं ना, तो एक्सपेंड करने की वजह से क्या होता है, जब अपनी आंखों को अपन एक्सपेंड कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं या रिलैक्स की कंडीशन में, तो क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई जब अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये जो सस्पेंडरी लिगामेंट्स है ना, यहाँ पे ये जो नसें हैं यहाँ पे हिंदी में जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको पकड़ के खींच लेंगे और इसको छोटा बना देंगे, है ना। मतलब इसकी जो थिकनेस है ना, इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, पकड़ के यूं खींच लेंगे, ठीक है। तो भाई पकड़ के जब इसमें खींच लिया तो लाइट की रेज जब इसके अंदर एंटर करेगी तो इतना ज्यादा बेंड नहीं खाएगी, वो इतना ज्यादा इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, लाइट की रेज आएगी और चली जाएगी, ज्यादा डेविएशन नहीं आएगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि वो इतनी जल्दी अंदर रही नहीं, है ना, वो तो बहुत पतली हो गई ना, उसके अंदर गई और निकली, ठीक है। अगर इसी की जगह पे मैं लेंस को ऐसा बना देता तो होगा क्या, भाई लाइट की रेज जाएगी और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करने की कोशिश करेगी, डेविएट करने की कोशिश करेगी, बेंड करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा इसको ऐसे समझो भाई, अगर मैं इसको बात करता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे ख्याल से कैमरे में, है ना, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं ना, अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या,
मान लो मैंने इसको ऐसे किया, मैंने बिल्कुल पतला कर दिया। अगर मैं इसका स्फीयर बनाना चाहूंगा तो इसका स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा क्या बेटा, है ना। अगर इसी की जगह पे मैंने ऐसी अच्छी खासी मोटी पाड़ी लेंस ले ली, है ना, अब मैं क्या करूंगा, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये छोटा बनेगा ना बेटा। तो भाई सिंपल सी बात है, इसकी फोकल लेंथ छोटी है भाई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा, इसका जो सेंटर होगा वो कम होगा, जबकि इसका सेंटर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कम है तो क्या इसकी फोकल लेंथ भी कम होगी, बिल्कुल। और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा होगी। बोला है नहीं है समझ में, उसके कंपैरिजन में तो क्या होगी, ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो यही रीजन है। अब इसको अगर आप साइंटिफिकली समझना चाहते हो तो लाइट की रे आएगी तो वो ज्यादा टाइम तक उसके अंदर है, उसकी वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे तो क्या है, अब लाइट की वो आई, मतलब लाइट की रे आई, आने के बाद में हल्का सा चेंज आया और वो बाहर निकल गई, क्योंकि इतनी जल्दी वो अंदर रही नहीं ना, इतना टाइम तक तो वो रही नहीं। तो इस वजह से इसकी फोकल लेंथ तो बड़ी है लेकिन इसकी फोकल लेंथ क्या है, छोटी है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब जो आपकी ये जो सस्पेंडरी लिगामेंट्स है ना, ये क्या करती हैं, ये मान लो ऑब्जेक्ट है ना बिल्कुल पास में, यूं पास में, तो मैं यार कैसे देखूंगा, देख ही नहीं पाऊंगा। मैंने उसको 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो आंख होती है वो 25 सेंटीमीटर पे आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को देख लेती है। मैंने उसको बहुत दूर रख दिया, ठीक है, बहुत दूर रख दिया। मेरे लिए यहाँ से दूर का मतलब है लगभग 100 मीटर के आसपास रख दिया। वहाँ पे वर्ड लिखे हुए थे। अब वो जो वर्ड लिखे हुए हैं उसको मैं यूँ मतलब मैं बिल्कुल गौर से देखने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं केवल ऐसे देखूंगा, नहीं मैं ऐसे नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। मैं उसको गौर से देखूंगा तो मुझे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने आँख को थोड़ा सा मतलब बड़ा किया तो आइरिस जो है वो बड़ी हो गई। ठीक है, जो उसके अंदर की जो लेंस थी वो क्या हो गई, पतली हो गई। पतली क्यों हो गई समझ में आ गया भाई, मैं आंखों को बड़ा करता हूँ तो उसके अंदर की लेंस जो है वो पतली हो गई। पतली होने की वजह से कॉन्वेक्स लेंस बढ़ गई, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और अपने को ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्लियरली दिखाई दे दिया। मतलब शॉर्ट में ये समझो कि जो आपकी सस्पेंडरी लिगामेंट्स है ना, ये एक्चुअल में आंख को फोकस करने में मदद करते हैं। क्या करने में मदद करते हैं, आईज को फोकस करने में मदद करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम है, कॉन्वेक्स लेंस का इतना सा काम है कि जितनी भी लाइट की रेज है ना, उन सब को लेके एक पॉइंट पे इकट्ठा करना है। कौन से पॉइंट पे इकट्ठा करना है, रेटिना के ऊपर, क्योंकि अगर रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनी तो आपके या तो चश्मे चढ़ जाएंगे या आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बन रही है तो आपको ऑब्जेक्ट भी दिखाई नहीं देगा। अब बात आती है कि सर अब पास में तो हम यूं देख रहे हैं, दूर है तो हम ऐसे देख रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस में चेंज आ रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस घुमा फिरा के रेटिना पे ही लेके जाके इकट्ठा करता है उसको, है ना। भाई उसकी आई बॉल है, जो आंख की जो मोटाई है वो उसमें तो ज्यादा चेंज नहीं आ सकता ना, वो तो वहीं पे ही रहनी है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारी आंख किसकी तरह बिहेव करती है, ऑटो फोकस कैमरे की तरह बिहेव करती है। वो अपने आप उसको क्या कर लेती है, फोकस कर लेती है। जब फोकल लेंथ बड़ी चाहिए होती है तो ये बड़ा बना देती है, जब छोटी चाहिए होती है तो ये समझ में आया नहीं आया। तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, और ये क्या करती है, जितनी भी लाइट की रेज है उनको रेटिना के ऊपर ले जाके इकट्ठा कर देती है। समझ में आया। इसके बाद में बात आई किसकी, सस्पेंडरी लिगामेंट्स की, है ना, लिखा नहीं मैंने शायद, सस्पेंडरी लिगामेंट्स हिंदी में देख लेना बेटा एक बार ना सारी चीजें। ठीक है, सस्पेंडरी लिगामेंट्स का काम क्या होता है भाई, ये सीधी सी बात है, लेंस को फोकस करवाने में मदद करती है। ठीक है, लेंस की थिकनेस को ज्यादा करने में या कम करने में इसी का ही मेन रोल होता है। इज दैट क्लियर। उसके बाद में बात आती है किसकी, आपका ये जो एक्वस ह्यूमर होता है इसकी। एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है बेटा, एक्वस ह्यूमर जो है ये आंख को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है ना, लचीला बनाने का काम करता है। क्योंकि आंख के अंदर अगर न्यूट्रिशन नहीं होंगे ना तो भाई ये तो पार्ट है ना, एक तरीके से लिविंग बींग्स के तो पार्ट है ये। अगर वो सिंपल सी बात है, अगर वहां पे थोड़ा सा भी भाई एक छोटा सा है ना धूल का कण अगर आपकी आंखों के अंदर चला जाता है तो आपकी आंख जो है वो बहुत ज्यादा मतलब लाल हो जाती है। तुम लोगों ने देखा होगा, छोटा सा कण भी चला गया ना, या बाल चला गया, कुछ भी चला गया तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो एक्चुअल में उसके ये जो पार्टीशन है ये कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, वर्क करने की वजह से उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है। ठीक है, आंख का टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो एक्वस ह्यूमर है ना, ये क्या करने का काम करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है, इसको मेंटेन करने का काम करता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। कौन, आपका एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर काचा द्रव बोला जाता है, इसको क्या बोला, जलीय द्रव, है ना, जलीय छोटी बड़ी जलीय है ना, बड़ी आएगी जलीय द्रव। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है, इट प्रोवाइड पोषक तत्व देता है बेटा, ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ठीक है, सेम काम आपका विट्रस ह्यूमर का होता है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। फिर बात आई आपकी किसकी, ब्लाइंड स्पॉट की। ब्लाइंड स्पॉट बता दिया मैंने, वेयर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन, ऑब्जेक्ट जहां पर क्या नहीं किया जा सकता है बेटा, देखा नहीं जा सकता है, कांट बी सीन। ठीक है, ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है बेटा, जितनी भी लाइट की रेज होती हैं या फिर जो इमेज बनती है उस इमेज को कहां पहुंचाने का काम करता है, यह माइंड में पहुंचाने का काम करता है, ब्रेन में पहुंचाने का काम करता है, ब्रेन। ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन को कहां पे पहुंचाएगा, ब्रेन में पहुंचाएगा। बोलो आया नहीं आया समझ में बेटा? ठीक है, और जो आपका प्यूपिल होता है ना बेटा, ये कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा होल होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, जिसमें से लाइट की रेज भी एंटर नहीं कर सकती है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी होती हैं किसके अंदर, आपकी आंख के अंदर। बोलो आया नहीं आया समझ में? सारे अच्छी तरह समझ में आया पूरा? ठीक है बेटा, उतारो इसको, ढंग से समझ के उतारना। ठीक है, हाँ बच्चा। क्रिस्टलाइन लेंस इनका ही काम, क्रिस्टलाइन लेंस तो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। आंख में बता रहा है क्या, दिखाने एक बार। कॉन्वेक्स कोई बोला है, इनको बेटा इन्हीं को ही स्क्लियरी मसल्स भी बोला जाता है, मांसपेशियां बोला जाता है वैसे इनको हिंदी में, स्क्लियरी मसल्स। अच्छा, एक छोटी सी चीज और छूट गई मेरे से, एक चीज और बतानी थी। दो तरीके की सेल्स और होती हैं, एक तो रॉड सेल्स होती हैं और एक कॉन सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा? रॉड सेल्स होती हैं, कॉन सेल्स होती हैं। एक बार दिखाना मेरे को। ठीक है, रॉड सेल्स होती हैं और कॉन सेल्स होती है ना। कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं, ये दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? देखो, रॉड सेल्स जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं किसके लिए? रॉड सेल्स सेंसिटिव होती हैं डार्कनेस के लिए। मतलब जिसके अंदर रॉड सेल्स ज्यादा होंगी ना बेटा, उसको अंधेरे में भी दिखाई देगा। जिसके अंदर रॉड सेल्स ज्यादा होंगी ना, उसको अंधेरे में भी दिखाई देगा। ठीक है, और एक होती है कॉन सेल्स। कॉन सेल्स कौन सी होती है बेटा? जो सेंसिटिव होती है किसके लिए? ये होती है ब्राइटनेस के लिए। मतलब ब्राइटनेस से सेंसिटिव होती है ये। मतलब ब्राइटनेस अगर इनके ऊपर पड़ती है तो ये एक्टिव हो जाती है अपने आप। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें ना, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कॉन सेल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, रॉड सेल्स भी होती हैं लेकिन कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। ठीक है, इस वजह से अपने को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंधेरा होता है तो दिखाई दे जाता है। ठीक है, लेकिन कॉन सेल्स हमारी अंदर ज्यादा होती है, इस वजह से अपने को ब्राइटनेस में दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं आउल की बात करूं, उल्लू की बात करूं, तो जो उल्लू होता है ना, उसको रात में दिखाई देता है, उसको दिन में नहीं दिखाई देता है। उसको दिन में दिखाई नहीं देता है। उसको दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसके अंदर कौन सी सेल्स नहीं होती है? कौन सेल्स नहीं होती है, उसके अंदर कौन सी सेल्स होती है? रॉड सेल्स। एक चीज और समझो कि जो रॉड सेल्स होती है ना, ये कलर को, ये कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। कलर कांट बी आइडेंटिफाइड, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड मतलब समझ गए? मतलब एक्चुअल में ये कलर के बारे में बता नहीं सकती हैं कि कलर कौन सा है। बस ये कुछ भी नहीं बताएंगी, केवल और केवल ऑब्जेक्ट के बारे में दिशा निर्देशित करेंगी। भाई ऑब्जेक्ट है ना, अब उसका कलर कैसा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। जबकि ये जो कॉन सेल्स होती है ना, ये किसके बारे में भी बताती है? कलर को भी आइडेंटिफाई करवाती हैं। किसको भी आइडेंटिफाई करवाने का काम करती है बेटा? कलर्स को भी आइडेंटिफाई करवाने का काम करती है। ठीक है, रॉड सेल्स किसके अंदर होती हैं? जो रात को घूमते हैं, जैसे कि अपने ये जो होते हैं, क्या बोलते हैं, चमगादड़ होते हैं। ठीक है, और कॉन सेल्स ह्यूमन बीइंग के अंदर ज्यादातर होती है। बोला नहीं है समझ में? इसके अंदर जो एक्सपेंड हो रहा है वो आपका आइरिस नहीं होता है। एक्सपेंड जो होता है वो कौन होता है? प्यूपिल होता है। लेकिन एक्सपेंड करवाता कौन है? आइरिस एक्सपेंड करवाने का काम करता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में भाई अगर वो पूछता है कि लाइट को एंटर करवाने का काम कौन करता है, तो प्यूपिल कर रहा है, सॉरी आइरिस कर रहा है ना। और आइरिस को कंट्रोल कौन कर रहा है? सॉरी, प्यूपिल को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो आइरिस कर रहा है। मैं कंफ्यूज क्यों कर रहे हो यार? जो आपका आइरिस है ये तो बड़ा वाला है, जिसकी वजह से आंखों का कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसके साइज में चेंज नहीं आएगा, इसकी वजह से प्यूपिल के साइज में चेंज आएगा। इसकी वजह से किसके साइज में चेंज आएगा? प्यूपिल के साइज में चेंज आएगा। लाइट को एंटर करवाने का श्रेय किसको जाएगा? आइरिस को जाएगा। आइरिस जो है वो लाइट को एंटर करवाएगी अंदर। ठीक है, समझो इसको। जैसे मैंने ये बोला, मान लो सपोज दैट ये आंख है, ये आंख है, और मतलब आंख की पुतली है ये एक तरीके से, मतलब आइरिस है ये एक तरीके से। इसके अंदर मैंने ये बोल दिया कि इसके अंदर ये प्यूपिल है ना। अब मैंने क्या किया, अब इसके अंदर जब लाइट को एंटर करवाता हूँ, ब्राइटनेस होती है भयंकर वाली, तो ये क्या कर देगी? ये इसको है ना, इसको छोटा कर देगी। छोटा कर देगी, ज्यादा कर देगी? छोटी कर देगी ये इसको।
इसको क्या कर देगी, कम कर देगी, जिससे लाइट जो है वो कम एंटर हो पाए। और जब एक्चुअल में जब डिम होगी लाइट तो ये क्या कर देगी, इसको बड़ा कर देगी, जिससे लाइट जो है वो क्या हो पाए, ज्यादा एंटर हो पाए। मतलब काम जो है वो किसका है, प्यूपिल का काम है, आइरिस का काम है, वो प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम करती है। बार बार में कंफ्यूजन है, ठीक है ठीक है भाई। एनसीईआरटी में एक चीज, एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है वैसे कि जो आपका प्यूपिल होता है, एक मिनट शांत रहना है ना, कंफ्यूजन है इसमें। आइरिस जो होता है वो क्या करता है, आइरिस अपनी साइज को चेंज नहीं करता, आइरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को चेंज करवाता है। आइरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को क्या करवाता है, चेंज करवाता है, ठीक है। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो प्यूपिल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। प्यूपिल छोटा होने की वजह से लाइट जो है उसके अंदर कम एंटर हो पाती है, ठीक है। जब लाइट की इंटेंसिटी डिम होती है, मतलब लाइट कम होती है, तो प्यूपिल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट की रेज उसके अंदर क्या हो पाती है, एंटर हो पाती है, ठीक है। तो एक्चुअल में प्यूपिल आइरिस को कंट्रोल करता है, ठीक है। और कई बुकों में यह लिखा हुआ है कि प्यूपिल जो है अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा है, तो यह गलत नहीं है, क्योंकि प्यूपिल का काम है आइरिस को कंट्रोल करना, और आइरिस जो है वो लाइट की रेज को कंट्रोल करता है। तो प्यूपिल भी है, मतलब बहुत सारी बुकें होंगी तो उनमें यह लिखा हुआ रहेगा कि प्यूपिल जो है वो क्या, किसको कंट्रोल करता है, आपके लाइट की रेज को कंट्रोल करता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइरिस जो है वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है, तो आइरिस का काम भी तो वही है, किसको, लाइट की रेज को कंट्रोल करने का। तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। कुछ बहुत बात बोलनी है, जाहिलो देखो दोबारा, चुप हो जा चुप हो जा, आइरिस प्यूपिल मत करे, चुप हो जा। इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है, बाकी सारी चीजों को तो मिटा दूँ ना भाई, इसमें ही है ना कंफ्यूजन। तो चलो ठीक है भाई। ये बीच में कहाँ से आ गया गड्ढा, बेटा ये क्या है आपका, प्यूपिल, और ये क्या है आपका, आइरिस जो है इट कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, ये प्यूपिल की साइज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करेगा। प्यूपिल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। जब ये इसकी साइज को कंट्रोल करेगा तो इसके साइज के कंट्रोल करने की वजह से प्यूपिल या तो एक्सपेंड होगा या क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। प्यूपिल एक्सपेंड होगा तो लाइट की रे क्या होंगी, ज्यादा एंटर करेंगी, लाइट की रेज क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा एंटर करेंगी। ज्यादा एंटर क्यों करती है, क्योंकि लाइट कैसी है वहां पे, आगे समझ में। कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब छोटा हो गया, तो लाइट की रे क्या होंगी, लो करेंगी, मतलब कम एंटर करेंगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी क्या थी, हाई थी। एनसीईआरटी में यह लिखा हुआ है कि आपका आइरिस जो है वो साइज, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करेगा। पहले यह प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करेगा तो प्यूपिल या तो एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सपेंड होगा तो लाइट ज्यादा से ज्यादा एंटर करेगी, ज्यादा से ज्यादा एंटर क्यों कर रही है, क्योंकि लाइट डिम है और अपन ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइट डिम है तो ज्यादा से ज्यादा एंटर कर रही है, ज्यादा से ज्यादा एंटर कर रही है मतलब कंट्रोल कर रही है एक तरीके से। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लाइट लो होती है, और लाइट लो है तो इंटेंसिटी उसकी हाई है। चीज समझ में आई। अब मैंने ये बोला, मैंने ये चीज बोली कि एक्चुअल में आइरिस जो है वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है। तो कई बुकों में आपको यह दिखाई देने को मिलेगा, जैसे मंजीत कौर वगैरह, उन्हें यह दिखाई देने को मिलेगा कि जो आइरिस है ना वो इसकी साइज को कंट्रोल करता है, और इस वजह से वही
लाइट की रेज को भी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मेन काम किसका था, इसका। अगर ये नहीं होता तो ये वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसने प्यूपिल की साइज को कंट्रोल किया, तो वो क्या लिख देते हैं कि ये जो लाइट की रे एंटर हो रही है उसके अंदर, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। आगे क्या समझ में? यस सर। मोटी बुद्धि पहले क्या समझाया था मैंने? बोलो आगे के बेटा समझ में सब लोगों को? मिटा दूं? मिटा दूं? चलो इसके अंदर दो थे। अच्छा, रॉड सेल्स, कॉन सेल्स भी बता दी है ना। एक बेटा एक होता है अकोमोडेशन ऑफ एन आई, अकोमोडेशन ऑफ एन आई है ना, कई जगह पे मिलेगा। अकोमोडेशन ऑफ एन आई, देखो अकोमोडेशन में कुछ भी नहीं है, वो अपनी फोकल लेंथ को क्या करता है, अकोमोडेट करता है। वो अपनी फोकल लेंथ को क्या करने की कोशिश करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो एडजस्ट करके वो जितनी भी लाइट की रेज है उनको रेटिना के ऊपर ले जाके इकट्ठा कर देता है और अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो जब अपने को ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है, उस टाइम पे जो अपनी आंख की कंडीशन है उसको क्या बोला जाता है, अकोमोडेशन ऑफ एन आई बोला जाता है। एज एन एग्जाम्पल मान लो ये मेरे पास में उंगली है, ये मैं इसको बिल्कुल पास में लेता आ रहा हूँ, लेता जा रहा हूँ। क्या तुम लोगों को ऐसा लग रहा है ये बड़ी होती जा रही है? सन है, सन जो है अगर हमारे बिल्कुल पास में आता जाए तो क्या होगा, वो बड़ा दिखाई देगा ना। लेकिन क्या उसकी एक्चुअल साइज इंक्रीज हो रही है? नहीं, हमें अपीयरेंस हो रहा है ऐसा कि वो इंक्रीज हो रही है। क्या हमें ऐसा अपीयरेंस हो रहा है जिसको हम बोलते हैं कि वो भाई इंक्रीज हो रही है, ऐसा लग रहा है हमको, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है विजुअल एंगल पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? विजुअल एंगल पे। मान लो सपोज दैट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरी आंख है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इसके साथ में ये वाला एंगल बनाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास में लेके जाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं बिल्कुल पास में यहाँ पे लेके आया, ऑब्जेक्ट की साइज सेम थी, लेकिन एंगल क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। ऑब्जेक्ट की साइज क्या थी? सेम थी, लेकिन जैसे जैसे ये पास आ रहा है ना, अरे यार ऐसे देखो ना, मान लो सपोज दैट मैं उस पॉइंट को देख रहा हूँ, मैं जैसे जैसे उस पॉइंट के पास जाऊंगा तो मेरे को गर्दन ऐसे घुमानी पड़ेगी। एंगल इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है? मतलब विजुअलाइजेशन में एंगल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? जब विजुअलाइजेशन में एंगल बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट की साइज भी बढ़ेगी ना, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है क्या? एक्चुअलिटी में ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। तो अकोमोडेशन ऑफ एन आई में यही होता है कि वो अपने आप की फोकल लेंथ को क्या करता है? एडजस्ट करता है, और एडजस्ट करने की वजह से वो क्या करता है? उसको समंजित करता है, समंजन क्षमता बोला जाता है इसको। तो अपने आप को क्या करता है? समंजित करता है, और इसी को क्या बोला जाता है? अकोमोडेशन ऑफ एन आई बोला जाता है, जिसमें आपकी आंख जो है वो क्या करती है? जितनी भी लाइट की रेज है उनको कहाँ पे ले जाके इकट्ठा कर देती है? रेटिना के ऊपर ले जाके इकट्ठा कर देती है, एंड दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ एन आई। इसी को क्या बोला जाता है? अकोमोडेशन ऑफ एन आई बोला जाता। बोला नहीं आया समझ में? अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो द एबिलिटी ऑफ एन आई, मतलब आंख की वो एबिलिटी, लिख देता हूं मैं, देखो द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस मतलब दूर ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना by changing the focal length, by changing the focal length of its lens। समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैंने ये बोला द एबिलिटी ऑफ एन आई, आंख की वो कैपेसिटी है, वो क्षमता टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट कितनी भी दूरी पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, या कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी पास रखा हुआ है, ठीक है, उसको वो क्लियरली देख सके, ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, उसकी वो इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बन जाए, ठीक है, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने पर उसको हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन ऑफ एन आई। समंजन क्षमता, इसको ऐसे समझो कि वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अपनी आपकी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, जिससे चाहे ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर हो, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी पास हो, उसको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि दूर है तो ब्लर दिखाई दे और पास है तो अच्छी तरह दिखाई दे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और इसी को ही क्या बोला जाता है बेटा, अकोमोडेशन ऑफ एन आई, आंखों की समंजन क्षमता बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, आंख की वो क्षमता जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट को या दूर की वस्तुओं को या पास की वस्तुओं को आंख जो है वो अपनी फोकल लेंथ में या फोकस दूरी में चेंज करने के दौरान अपने आप को जो समंजन करती है या समंजित करती है, उसे आंखों की समंजन क्षमता बोला जाता। ठीक है, अगर अनअकोमोडेटेड आई कैसी होगी, जिसमें अपने को ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा, और एज होते होते अपनी आंखों की जो समंजन क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आया नहीं आया बेटा समझ में? ये तुम्हारा इसका चलो बेटा, अपन लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? आप लोगों का अकोमोडेशन ऑफ एन आई हो गया था। ठीक है, भगवान जो अपने पास में जो आंखें हैं वो दो ही हैं। ठीक है, तो दो आंखों की नीड क्यों पड़ती है ये भी बता दिया था। ठीक है, इसके अलावा आई के बारे में भी पूरा बता दिया था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके, है ना, रेटिना, कॉर्निया, इसके अलावा कोरोइड, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनमें अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं जैसे आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गई, ये सारी चीज़ें बता दी थी। ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बता दिया होगा, है ना, एंड उसके अलावा रॉड सेल्स, कॉन सेल्स के बारे में बताया होगा। आज अपन पढ़ेंगे बेटा डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। ठीक है, मतलब कौन कौन से दोष हो सकते हैं आँखों में, है ना, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन, है ना, मतलब देखने में कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो देखो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से 3 का हम बेसिकली स्टडी करते हैं, है ना, 3 की हम बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। 1 मिनट, चलो 3 की हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, है ना, हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा, निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, या नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको। दूसरा जो होता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को बोला जाता है दूरदृष्टि दोष, है ना, और तो दूसरा अपन बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेड। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा होता है वो होता है आपका प्रेसबायोपिया। बता दूँ प्रेस DY है या VI है, पता नहीं क्या है ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, बुढ़ापे में होता है ये आइज में डिफेक्ट होते हैं। इसके अलावा डिजीज भी होती हैं जिनमें एक तो एस्टिग्मेटिज्म होती है और एक कैटरेक्ट होती है। 2 डिजीज भी होती हैं आंखों के अंदर, जिनमें एक तो कैटरेक्ट होती है जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं, है ना, और एक एस्टिग्मेटिज्म होती है कैटरेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। ठीक है, इसमें अपना जो आई लेंस है ना वो मिल्की हो जाता है, मतलब दूधिया हो जाता है, तो जो लाइट की रेज है ना वो अपनी आंखों के अंदर एंटर ही नहीं कर पाती, और जब लाइट की रेज अंदर की आंखों में एंटर ही नहीं कर पाएंगी तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। और एक और होता है एस्टिग्मेटिज्म। इस बीमारी के अंदर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या नहीं पता चल पाता है, फ़र्क नहीं कर पाते हो आप, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में फ़र्क नहीं कर पाते हो, और उसके अलावा जो कलर्स हैं उनमें भी डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर पाते हो आप। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। कैटरेक्ट में तो चीज़ ही बिल्कुल अलग होती है। इसके अंदर तो क्या किया जाता है, आपकी आँख को ही निकाल लिया जाता है, उस मतलब आँख की कॉन्वेक्स लेंस को निकाल लिया जाता है और दूसरी कॉन्वेक्स लेंस वहाँ पे प्लेस कर दी जाती है। आँख नहीं निकालते, टेंशन मत करो, ऐसे शौक हो गई आँख ही निकाल ली, आँख नहीं निकालते, कॉन्वेक्स लेंस निकाल के दूसरी वहाँ पे पुट कर देते, है ना। चलो देखते हैं, तो अपन पहले मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया के बीच में बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ बेटा किसके बारे में, मायोपिया के बारे में। बुक में बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है, सिंपल सा छोटा सा समझो। पहले तो ये समझ लो मायोपिया, मायोपिया जैसे अपने को दिखाई दे रहा है शॉर्ट साइटेडनेस, बोले तो निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि इसमें पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती हैं, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे पाते हैं। ठीक है, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स
नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर, ठीक है, एंड फार ऑब्जेक्ट ब्लर। मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को ब्लर दिखाई देते हैं और जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अपने को पास के ऑब्जेक्ट जो हैं वो अपने को क्लियर दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इस ये जो डिजीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। इसके अंदर इसका कॉजेज क्या होते हैं, मतलब इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है आईबॉल जो है वो लेंथ ऑफ आईबॉल बिकम शॉर्ट, सॉरी बिकम लॉन्ग। मतलब आईबॉल की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, एंड फोकल लेंथ शॉर्ट, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। मतलब जो आईबॉल है, आईबॉल का जो डायमीटर है वो तो बड़ा हो जाता है, आईबॉल के डायमीटर के बड़े होने की वजह से जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। फोकल लेंथ के छोटे होने की वजह से जो आपकी इमेज पहले रेटिना पे बन रही थी वो किसके ऊपर नहीं बन पाती है, रेटिना के ऊपर उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसके ऊपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है बेटा, इसका रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन इसका नहीं हो पाता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अगर इसको डायग्रामेटिकली अगर अपन समझने की कोशिश करें तो सपोज दैट अपने को यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट या पास के ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट। जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना, पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी आंख बनाई, ठीक है। अब भाई दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब जब दूर से कोई लाइट की रेज आती है तो हमेशा पैरेलल आती है। ये पता होगा आप लोगों को, जब भी दूर से कोई लाइट की रे आती है तो हमेशा कैसी आती है, पैरेलल आती है, ठीक है। तो दूर से जब लाइट की रे पैरेलल आएगी तो होगा क्या, ये लाइट की रे आई, यहाँ से भी लाइट की रे आई, तो एक्चुअल में ये कहाँ पे मीट कर जाएंगी, यहाँ पे मीट कर जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो आई लेंस, ये जो आई बॉल है ये क्या हो गई, थोड़ी सी लंबी हो गई डायमीटर, और जो फोकल लेंथ है इसकी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। भाई ये जब बड़ी हो जाएगी तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो चीज यहाँ पे बननी चाहिए थी, मतलब इस रेटिना के ऊपर जो इमेज बननी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं बन पाती है, तो वो क्या हो जाती है, पहले बन जाती है। लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं ये वाली चीज देखूं, इसी की जगह पे अगर मैं ये चीज देखता हूँ कि ऑब्जेक्ट पास में है, क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिल्कुल पास में, पास में तो लाइट की रे कुछ इस तरीके से जाएंगी। भाई जब लाइट मतलब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा और लाइट की रे कुछ इस तरीके से जाएंगी, डाइवर्ज होंगी, ठीक है। अब हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस उनको क्या करने का काम करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। तो ये जो इसमें से जो लेंस जो रेज निकलेंगी वो कहाँ पे जाके इकट्ठा होंगी, रेटिना के ऊपर। तो हमें दूर पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जो दूर ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पास के ऑब्जेक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा है रीजन में, क्योंकि उस जब ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है तो अपनी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, रेटिना के ऊपर बन रही है। जबकि ऑब्जेक्ट जब दूर रखा हुआ है तो हमें ये चीज पता है कि जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ होता है तो होता क्या है बेटा, जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ होता है तो हम क्या कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ रहता है तो लाइट की रेज हमेशा पैरेलल आती है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज पैरेलल आई तो जब ये एक पॉइंट के ऊपर जब इकट्ठी होंगी है तो वो जो पॉइंट है ना वो रेटिना से पहले पड़ जाएगा। जब वो पॉइंट रेटिना से पहले आ गया तो अपने को जो इमेज होगी वो धुंधली दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी, बहुत कम दिखाई देगी। समझ में आया। अब करें क्या, है ना, अब करें क्या, इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, रेमेडी मतलब इसका उपचार क्या है ना, इसको कैसे हम सही कर सकते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला, ठीक, अगर मैं ऐसा करूं बेटा कुछ कि आपकी ये तो हो गई आपकी आंख, ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दी बेटा, कॉनकेव लेंस लगा दी, क्या लगा दी मैंने यहाँ पे, कॉनकेव लेंस लगा दी। अब होगा क्या, जब लाइट की रे पैरेलल आएंगी कुछ इस तरीके से, तो ये जो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है इसको क्या करेंगी, डाइवर्ज करेगी कुछ इस तरीके से, मतलब बड़ा बनाता हूँ, यहाँ पे सही है ना, है ना। अब लाइट की रे आई, यहाँ से भी आई लाइट की रे, पैरेलल आएगी क्योंकि इंफिनिटी से आ रही है, तो क्या होगा, ये इसको डाइवर्ज कर देगी कुछ इस तरीके से, कर देगी, बोलो, ये इसको डाइवर्ज कर देगी, बिल्कुल डाइवर्ज कर देगी। पहले जानी कैसे चाहिए थी, ये ऐसे हुआ क्या, फैला दिया, क्योंकि इसका काम क्या होता है, डाइवर्ज करने का। तो
तो जब लाइट की रे आई यहाँ पे तो ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई कुछ इस तरीके से। अब होगा क्या, पहले तो क्या होता, पहले तो लाइट की रे आती है और यहाँ पे आके इसको यहीं पे ही बेंड हो जाती है, मतलब पहले लाइट की रे आती है और यहाँ पे आने के बाद में ये जल्दी से बेंड हो जाती है। अभी हुआ क्या, जब अपन ने यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगा दी, कॉन्केव लेंस लगाने की वजह से जो लाइट की रेज जा रही है वो लाइट की रेज पहले तो क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, पहले तो क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। डाइवर्ज होने के बाद में जब वो कॉन्वेक्स लेंस में होके निकलेंगी तो वापस से कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगी, तो ये वापस से इसको क्या करेंगी, कन्वर्ज करवाने की कोशिश करेंगी। और ये कहाँ पे कन्वर्ज करवा देंगी, इसको रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करवा देंगी, जिसकी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लियरली दिखाई देगा। तो जिनकी जो दूर की नजर कमजोर होती है, जिनकी क्या होती है बेटा, जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है, जिनको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, उनके जो स्पेक्टिकल्स यूज में लिए जाते हैं, उनके जो चश्मे यूज में लिए जाते हैं ना, उनके अंदर कौन सी लेंस लगी हुई जाती है, कॉनकेव लेंस लगी हुई जाती है। उनके अंदर कौन सी लेंस लगी हुई जाती है बेटा, कॉनकेव। अगर तुम लोग ढंग से देखो तो कॉनकेव प्लस में होगा, माइनस में, तो अगर ये देखें तो कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो इधर की तरफ होती है और इधर वाली फोकल लेंथ माइनस में होती है। मतलब जिनको दूर का दिखाई नहीं देता ना, उनके माइनस का चश्मा चढ़ा हुआ रहता है। जिनको दूर का दिखाई नहीं देता, जिनको दूर का दिखाई ना दे, वो माइनस का चश्मा पहने। ठीक है भाई लोगों, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? यह तो पूरा कंसेप्ट होता है जब जाके तुम्हारा चश्मा बनता है ना, ये पूरा कंसेप्ट है। जब तुम पूरा समझ गए, अब तुम लोगों को समझ में आया होगा कि ये माइनस का या प्लस का क्या होता है। भाई आप लोगों को पता है ये क्या होता है, तुम्हारा जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उसके अंदर प्लस माइनस ऐसे लिखा हुआ रहता है, +1D, +2D, +2.2D, +2.3D। ऐसा क्यों हो रहा है, पॉइंट में क्यों चल रहा है? क्योंकि वो जो होता है ना, डॉक्टर होता है जो भी मतलब ये चढ़ाता है चश्मे वगैरह, उसको ये पता रहता है कि इसको कितना डाइवर्ज करना है या कितना क्या करना है, कितना रेटिना के ऊपर ले जाके इसको इकट्ठा करना है। मतलब अगर मान लो बहुत ही शॉर्ट हो गई फोकल लेंथ इसकी, तो आपको ज्यादा माइनस वाला चश्मे की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे बन रही है आपकी इमेज, इसका मतलब छोटे मोटे की जरूरत है, मतलब 0.5 0.6 माइनस की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वो आता है। हमें ये चीज पता है, अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो P = 1/f, मतलब अगर f नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव में होगी, अगर f नेगेटिव में होगी तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। और पावर की यूनिट मैंने बताई थी क्या होती है, डायोप्टर होती है। मतलब बेसिकली जो तुम्हारे चश्मे के ऊपर लिखा हुआ है वो फोकल लेंथ नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, पावर है उसका। लेकिन तुम अपोजिट कर दोगे, उसका उल्टा कर दोगे, तो उसका उल्टा करोगे तो वो क्या आएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी उसकी। क्या आ जाएगी उसकी, बोला नहीं है समझ में? क्योंकि तुम लोगों ने भी देखा होगा कि भाई डॉक्टर बोलता है कि भाई +3 का चश्मा चढ़ गया है, -3 का चश्मा चढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया ये, क्या बहुत बड़ा हो गया, मतलब पावर +3 हो गई, मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, 1/3 हो गई, मतलब 0.3 सेंटीमीटर के आसपास उसकी फोकल लेंथ हो गई। जबकि आपकी पूरी आंख की जो डायमीटर है वो कितना है, 2.3 सेंटीमीटर लिखवाया था शायद मैंने कल, ठीक है, उनमें से 0.3 का तो डिफेक्ट आ गया, तो आप समझ लो कि कितना छोटा डिफेक्ट, मतलब 0.1 0.2 का भी कितना भयंकर डिफरेंस होता है। मुझे चीज़ आई नहीं समझ में। तो मायोपिया, अपने को जो पास के ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट, सॉरी पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, कॉजेज क्या होते हैं, आईबॉल जो है वो लंबी हो जाती है, आईबॉल के लॉन्ग होने की वजह से, आईबॉल की लेंथ को लंबे होने की वजह से फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। फोकल लेंथ शॉर्ट होने की वजह से आपका जो इमेज है वो कहाँ पे नहीं बन पाता है बेटा, रेटिना के ऊपर नहीं बन पाता है। कब, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे प्रेजेंट हो, इन्फिनिटी पे प्रेजेंट हो, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे प्रेजेंट हो। अगर वो मान लो पास में प्रेजेंट है तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसका जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन अगर दूर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हमें पता है लाइट की रेज जो है वो पैरेलल आएंगी, तो ये यहाँ पे ही मीट हो जाएंगी, कहाँ पे नहीं बन पाएगी, रेटिना के ऊपर नहीं बन पाएगी। रेमेडी क्या होती है, रेमेडी भाई सिंपल सी बात है, हमें कौन सा चश्मा यूज में लेना चाहिए या कौन सा स्पेक्टेकल्स यूज में लेना चाहिए, कॉन्केव लेंस का। ठीक है, और कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है, इस वजह से उसकी पावर भी किस में होगी, माइनस में। बोला नहीं है बेटा, समझ में, समझ में आया कि सब लोग उतारो बेटा। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ही लिखें, है ना बेटा। हाँ चलो, हाइपरमेट्रोपिया करें। चलो अब बात कर रहे हैं अपन किसकी बेटा, हाइपरमेट्रोपिया, है ना। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, है ना। हिंदी में बोले तो इसको क्या बोला जाता है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चा, पहला फार ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। ठीक है, मतलब जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्लियरली देख सकते हैं। नियर बाय ऑब्जेक्ट कांट बी
नियर बाय ऑब्जेक्ट कांट बी सी क्लियरली, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम क्लियर नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो दूर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, विजन क्या होते हैं बेटा इसका? सबसे पहला विजन होता है आईबॉल बिकम शॉर्ट, मतलब जो आईबॉल होती है वो क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। लेंथ ऑफ एन आईबॉल जो होती है वो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। एंड सेकंड क्या हो जाती है? फोकल लेंथ लॉन्ग फोकल लेंथ लिखो, फोकल लेंथ या लॉन्ग फोकल लेंथ लिखो। ठीक है, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भाई फोकल लेंथ अगर कम ज़्यादा हो जाएगी तो कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो भाई इसके लिए भी 3 डायग्राम बनाते हैं अपन। पहला डायग्राम आपने ये लिया जिसमें ऑब्जेक्ट जो लाइट की रेज है वो कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। अब जो पैरेलल आ रही है जो लाइट की रेज, भाई सिंपल सी बात है, वो तो कहाँ पे बनाएंगे डायग्राम को? रेटिना के ऊपर। भाई क्योंकि आपको दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं ना, पास के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे, तो दूर के ऑब्जेक्ट के लिए जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? रेटिना के ऊपर बनेगी। यस सर। लेकिन अगर मैं पास के ऑब्जेक्ट की बात करूं, मान लो ये है पास का ऑब्जेक्ट आपका, तो होगा क्या? ये गई और ये लाइट की रेज जो है वो कहाँ पे जाके मिलेंगी? यहाँ कहीं पे जाके मिलेंगी। मतलब इससे हमें ये चीज पता चल रही है कि जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई? लॉन्ग हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो डायमीटर है इसका वो क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इस डिजीज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? भाई ये दूर जा रही है तो हम क्या कर देते हैं? इसके आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का मेन काम क्या होता है? कन्वर्ज करने का। तो ज्यादा से ज्यादा उसको कन्वर्ज करने की कोशिश करती है। तो अगर मैं इसकी रेमेडी की बात करूं, चार्ज की अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये लाइट की गई, सॉरी ये हो गई आपकी, ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस हो गई, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। एक और कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं। तो यहाँ पे भाई नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो सिंपल सी बात है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? यहाँ से लाइट की रे गई और यहाँ से भी लाइट की रे गई। अब ये क्या करेगा? इसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, कुछ इस तरीके से कर दिया कन्वर्ज। अब ये जो लाइट की रेज है ये क्या हो जाएंगी? ये और ज्यादा कन्वर्ज होंगी। रेटिना पे इमेज बन जाएगी। ये दोनों लाइट की रेज जो है ये क्या हो जाएंगी? और ज्यादा कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगी, कुछ इस तरीके से, और रेटिना के ऊपर इमेज का क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज लेते हैं? रेमेडी के अंदर कॉन्वेक्स लेंस स्पेक्टिकल्स का यूज किया जाता है। मतलब वो स्पेक्टिकल यूज भी लिए जाते हैं जिनके अंदर कौन सी लेंस लगी हुई जाती है? कॉन्वेक्स लेंस लगी हुई जाती है। बोलो आएंगे यहाँ समझ में? यस सर। ठीक है, ये इसकी रेमेडी होगी। बता दो बेटा, चलो बता दो। यस सर। अब लास्ट आता है बेटा आपका प्रेसबायोपिया, है ना, जिसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। देखो ये एक स्पेशल केस होता है हाइपरमेट्रोपिया का। क्या होता है? ये एक स्पेशल केस होता है हाइपरमेट्रोपिया का। ठीक है, इसके अंदर जो आपका जो प्रेसबायोपिया है इसमें भी आपको क्लियर नहीं दिखाई देती है पास की चीजें। ठीक है, पास की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, और ऐसा होता है ओल्ड एज में। मतलब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसको पास की चीजें भी क्लियर दिखाई नहीं देती हैं और दूर की चीजें भी क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बारे में। मिटा दूं? यस सर। चलो लास्ट है आपका प्रेस बायोपिया। ठीक है, ड्यू टू ciliary muscles becoming weak, ड्यू टू ciliary muscles becoming weak, मतलब जो ciliary muscles हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। एंड द आईलैंड्स बिकम इनफ्लेक्सिबल,
एंड आईलेंस बिकम इनफ्लेक्सिबल। भाई सिंपल सी बात है, सिलियरी मसल्स का ही मेन काम होता है उसको एक्सपेंड करने का या कॉन्ट्रैक्ट करने का। जब ये सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं तो आईलेंस जो है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। इनफ्लेक्सिबल मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी गायब हो जाती है, मतलब वो अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई आई loses its power of accommodation, है ना, मतलब अपने आप को समंजित नहीं कर पाते। It's a special type of hypermetropia. It's a special type of hypermetropia in which an old person difficult to see nearby object clearly, क्लियर, ठीक है, मतलब उसको पास के ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। तो रेमेडी क्या होगी इसकी, वही जो उसके अंदर होती है, मतलब आप जो चश्मा यूज में लोगे वो कौन सा यूज में लोगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज में लोगे। रेमेडी क्या हो जाती है इसकी, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बट इन सम वही वहाँ पे तो क्या हो रहा था, आपका जो हाइपरमेट्रोपिया था उसमें तो क्या हो रही थी, आपकी नेत्र गोलक की लंबाई जो है वो क्या हो रही थी, बड़ी हो रही थी, छोटी हो रही थी और फोकल लेंथ बड़ी हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओल्ड एज की वजह से ऐसा होता है, जो आपकी सिलियरी मसल्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं। जब सिलियरी मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं तो क्या होता है, जो आपकी लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो गायब हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से ही अपनी आंख जो है वो अपने आप को अकोमोडेट कर पाती है, मतलब उसको समंजित कर पाती है। जब वो फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी तो वो जो आपकी लेंस है वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी और ना एक्सपेंड हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अकोमोडेट नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से आपकी फोकल लेंथ के अंदर भी चेंज नहीं आएगा, और वो जो इमेज है वो किसके ऊपर नहीं बन पाएगी, रेटिना के ऊपर नहीं बन पाएगी, ठीक है। sometime an old person having both problem, कई बार क्या होता है, ओल्ड पर्सन को दोनों तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। they cannot see nearby object as well as far object clearly, ना तो उन्हें पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं और ना ही उनको दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं। इन दैट केस रेमेडी क्या होती है, रेमेडी इसमें क्या होती है बेटा, बायफोकल लेंस का चश्मा यूज में लिया जाता है, बायफोकल लेंस चश्मा यूज में लिया जाता है, स्पेक्टिकल्स, ठीक है बेटा। ठीक है, बायफोकल लेंस का चश्मा यूज में लिया जाता है। तुम लोगों ने देखा भी होगा, जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके चश्मे पहले कुछ इस तरीके के हुआ करते थे। ये सब अरे तो बनाने तो दे ऐसे, मतलब ये लेंस आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे जाता हो इस तरीके से। हाँ, तो इसमें जो नीचे होता है वो तो ऊपर होता है वो तो कॉन्केव लेंस होता है, और नीचे जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो दोनों तरीके के लेंस इसमें यूज में लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों विजन में डिफेक्ट है, ना तो पास के दिखाई दे रहे और ना ही दूर के दिखाई दे रहे। ये मान लो कि उसकी आंखें फिर खराब होने वाली ही होती है उस केस के बाद। ठीक है भाई लोगों, ये होता है आपका क्या, प्रेस बायोपिया। ठीक, कैटरेक्ट में कुछ नहीं होता, कैटरेक्ट में आपके आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है उसको निकाल के। इसमें क्या हो जाता है, जो आपका मतलब जो आपकी आंख की जो लेंस होती है वो धीरे धीरे वाइट पड़ना स्टार्ट हो जाती है, वो दिख जाता है। मतलब कई बार देखा होगा आपने, कई लोगों की आंखों में यहाँ पे एक वाइट कलर का स्पॉट दिखाई देता है। तुम ये वाला मत देखना, ये जो तुम्हारे चमक रहा है ये तो ट्रांसपेरेंट है, ये नहीं है।
उसके अलावा ब्लैक कलर का एक स्पॉट दिखाई देता है, मतलब व्हाइट कलर का दूधिया एक स्पॉट दिखाई देता है। वो धीरे धीरे बढ़ते इतना ज्यादा फैल जाता है कि उसके बाद में लाइट की रे अंदर जाना एंटर करना बंद कर देती है। अंदर जाना एंटर करना बंद कर देंगी तो भाई सिंपल सी बात है, उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपकी जो लेंस है उसको रिमूव किया जाता है आर्टिफिशियली, और वहां पे आर्टिफिशियल लेंस लगा दी जाती है। ठीक है भाई लोगों। और ये जो एक और बताया था मैंने एस्टिग्मेटिज्म, उसमें उसकी रेमेडी को दूर करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज में लेते हैं। कौन सी लेंस यूज में लेते हैं? सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं तुम्हारे डिफेक्ट ऑफ विजन। आए सब लोगों को समझ में? यस सर। चलो बेटा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। भाई अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे इसके अंदर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर, है ना। आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, मैंने थोड़ा सा तुम लोगों को पढ़ के आने के लिए बोला था शायद, है ना। चलो आज अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ प्रिज्म के बारे में। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मतलब प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन, है ना। प्रिज्म कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये अपना जो पहली डेस्क है ना, देखो भाई ये तुम लोगों का प्रिज्म है, ठीक है। ये है, देखो इसको ढंग से देखोगे तो अगर यहाँ पे सामने से बिल्कुल देखते हो तो एक ट्रायंगुलर फेस नजर आ रहा होगा इसमें आप लोगों को, ट्रायंगल फेस, ठीक है। और इधर से भी देखोगे ट्रायंगल फेस नजर आ रहा होगा। 3 रेक्टेंगुलर सरफेस इसके अंदर होती है, एक तो रेक्टेंगुलर सरफेस ये रही, एक ये रही, और इसके अंदर एक बेस होता है वो भी रेक्टेंगुलर सरफेस ही होती है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो कुछ इस तरीके से, ये क्या है, ये एक प्रिज्म हो गया। मतलब प्रिज्म अगर हम बात करें तो प्रिज्म के अंदर क्या होती है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं। ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये वाली भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है जो 60 डिग्री का होता है ना। इसके अलावा जो बहुत ही अच्छी पावरफुल प्रिज्म होती हैं उनके अंदर ये 45 डिग्री का होता है और कईयों के अंदर ये 90 डिग्री का भी होता है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली मार्केट में आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, इस वजह से ये जो होता है इसके बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इतना ज़्यादा हाईली पावरफुल प्रिज्म नहीं होता है। अब अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर टोटल कितनी डिफरेंट, पहले इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। तो अगर मैं इस प्रिज्म की बात करूं तो इसके अंदर कितनी ट्रायंगुलर फेसेज हैं, 2 ट्रायंगुलर फेसेज हैं, एक ये रही और एक ये रही। इसके अंदर टोटल कितनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। और इसके अंदर एक बेस होता है जो कौन सा है बेटा, ये वाला है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये जो तुम्हारी रेक्टेंगुलर सरफेस है, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं, ये एक दूसरे के इंक्लाइंड है, मतलब किसी एक एंगल पर है, ठीक है। जब भी लाइट की रे को पैरेलल में से निकाला जाता था, है ना, जब भी लाइट की रे को एक ग्लास की स्लैब में से होके निकाला जाता था तो उसमें से वो क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। और रिफ्लेक्ट होने के बाद में जब वो वापस निकलती थी तो इमर्जेंट रे होती थी वो। तो इमर्जेंट रे में भी अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते थे तो हम ये देखते थे कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती थी। मतलब इमर्जेंट रे और आपकी इंसिडेंट रे, बोले तो आपतित किरण और आपकी जो निर्गत किरण है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाती थी और इनके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट आता था जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके साथ में क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है, प्रिज्म है। मान लो सपोज दैट ये प्रिज्म है, मैं इसका केवल ये वाला पार्ट बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट बना रहा हूँ। अब इस प्रिज्म पे यहाँ से लाइट की रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। इधर से क्या आई, लाइट की रे आई, इधर से क्या आई, आपकी लाइट की रे आई, कुछ इस तरीके से लाइट की रे आई। यहाँ पे जब लाइट की रे इसके ऊपर कैसे आ रही है, इसके ऊपर आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो और ये वाली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये वाली सरफेस और ये सरफेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। उस वजह से आपकी जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे है, ये एक दूसरे के क्या आती है, पैरेलल। जबकि इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मान लो सपोज दैट ये आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे एक नॉर्मल भी होगा। नॉर्मल क्या होता है, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है और कुछ भी नहीं होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो हमेशा प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मान लो सपोज दैट ये आपकी क्या है, ये आपकी सरफेस है और उसके परपेंडिकुलर आपकी ये वाली लाइट, ये वाला क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल होगा। इसमें कोई शिकायत है? नहीं। जब हमें ये चीज पता है कि जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, जब लाइट की रे किधर से किधर की तरफ जाती है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, तो एक्चुअल में जाना तो इसको कैसे चाहिए था बेटा, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन होगी क्या, ये एक्चुअल में इधर की तरफ बेंड हो जाएगी,
क्या हो जाएगी ये बेंड हो जाएगी, ठीक है, मुड़ जाएगी ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये बेंड हो गई, ठीक है। तो ये वही वाला नियम लागू हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे भी एक नॉर्मल क्रिएट होगा बेटा, मतलब इस सरफेस के भी एक परपेंडिकुलर एक चीज होगी जिसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल बोलोगे, बोलोगे नहीं बोलोगे, ठीक है। और फिर जब लाइट की रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो एक्चुअल में जानी को ऐसी चाहिए थी, लेकिन हो क्या गई, वो कुछ इस तरीके से बेंड हो गई, कुछ इस तरीके से क्या हो गई, वो बेंड हो गई, ठीक है। तो ये वाली तो क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई आपकी, ये आपकी इमर्जेंट रे हो गई, ठीक है। जब आप इसको पीछे की तरफ मिलाओगे, जब आप इसको किधर की तरफ मिलाओगे बेटा, पीछे की तरफ मिलाओगे, है ना, और एक आपने एक बार इसको मिलाया पीछे की तरफ, तो देखो ढंग से यहाँ पे एक्चुअल में इंसिडेंट रे और आपकी ये जो इमर्जेंट रे है, ये एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के पैरेलल है क्या, बिल्कुल नहीं है भाई। ये तो इमर्जेंट रे है, और जब आप इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हो तो ये ऐसी जाती है, मतलब लाइट की रेज कुछ इस तरीके से ही जाती है, मतलब पहली बात तो ये पैरेलल हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आया, तो ये जो पार्ट होता है ना बेटा, इंसिडेंट रे और जो आपका इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं इसको, डेल। और इस डेल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है इसको, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ना बेटा, आगे जाओगे तो समझ में आएगा, इसकी एक वैल्यू होती है a प्लस डेल ए एम डिवाइड बाय 2, ठीक है। आगे जाओगे पढ़ोगे समझ में आएगा। अभी बस ये समझो कि एक्चुअल में ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ये डिपेंड करता है इस इंसिडेंट रे के ऊपर। किसके ऊपर, इस इंसिडेंट रे के ऊपर। जैसे जैसे इस इंसिडेंट रे को बढ़ाते हो वैसे वैसे ये क्या होता जाता है, ये डिक्रीज होता जाता है। कौन सा, ये वाला एंगल। मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे इंसिडेंट रे को बढ़ाओगे आपकी जो इमर्जेंट रे है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसको बढ़ाओगे तो ये डिक्रीज होती जाएगी। फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहां पे ये जो डिफ्लेक्शन है ना, ये जो डिफ्लेक्शन है ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम हो जाएगा। इन दैट केस क्या होगा, जब डिफ्लेक्शन मिनिमम हो गया उसके बाद में अगर आप इंसिडेंट रे के एंगल को बढ़ाते जाओगे तो इमर्जेंट रे का एंगल भी क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। बोलो चीज आएंगी यही समझ में। मतलब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, सॉरी डिफ्लेक्शन भी क्या होता जाएगा। पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया। इंसिडेंट रे को बढ़ाते जाओगे तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज होता जाएगा। जो डिफ्लेक्शन एंगल है ना वो क्या होता जाएगा, या फिर डेल लिख लो यहाँ पे, जो डेल है ना वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे डिफ्लेक्शन मिनिमम हो जाएगा, जहां पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम। मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसको हम बोल रहे हैं डेल मिनिमम। क्या बोल रहे हैं, डेल मिनिमम। मतलब डिफ्लेक्शन जो है वो मिनिमम होगा उस कंडीशन पे। उस एंगल पे, जिस एंगल पे डिफ्लेक्शन मिनिमम होगा वो एंगल क्या होगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। मतलब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते आपका एंगल ऑफ जो आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज होता जा रहा है। एक पर्टिकुलर कंडीशन आई जहां पे आके आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मिनिमम हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन आई जहां पे, मतलब ये मानो तुम लोग कि मान लो मेरे पास में 37 डिग्री एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस टाइम पे मेरा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो 24 डिग्री था। फिर मैंने यहाँ पे 40 लिया तो ये 23 हुआ, फिर मैंने 44 लिया तो ये 22 हुआ, फिर मैंने 49 लिया तो ये 21 हुआ, फिर मैंने 53 लिया तो ये 20 हुआ, फिर अचानक से मैंने देखा कि जैसे ही मैंने 59 लिया ना तो ये वापस से 22 हो गया। चीज समझ में आ गई है। मतलब पहले तो इंसिडेंट रे ऑफ एंगल को मैंने इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन पहले तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है, डिक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में क्या हुआ बेटा, जैसे ही डिक्रीज हो गया ना तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद में अब तुम जब इंसिडेंस एंगल को बढ़ाओगे ना तो इंसिडेंस एंगल के बढ़ने पे क्या होता है, आपका डिफ्लेक्शन एंगल पे इंक्रीज होने लग जाता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊँ ना तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। समझना, कुछ ऐसा जो ये वाला तो है डिफ्लेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है इंसिडेंट रे ऑफ एंगल को, इंसिडेंट एंगल को इंडिकेट कर रहा है। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। ये सब तो है सिलेबस में, ये नहीं है ग्राफ, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि भाई इंसिडेंट एंगल को मैंने क्या किया, पहले इंसिडेंट एंगल को मैंने धीरे धीरे एक मिनट, ये गलत बना दिया साइड डायग्राम, ये कुछ ऐसे बनेगा, नहीं सही है। इंसिडेंट एंगल को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, सही है। देखो यहाँ पे ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इंसिडेंट एंगल को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है। देखो ढंग से, इंसिडेंट एंगल को मैं घटा रहा हूँ, मतलब ये नीचे आ रहा है वाई एक्सिस में नीचे आ रहा है, मतलब इंसिडेंट एंगल डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके नीचे आने पर डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है। मतलब
इसी किसी एक पर्टिकुलर चीज को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी क्या हो रही है, घट रही है, या किसी एक पर्टिकुलर चीज को बढ़ाऊंगा तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपका मिनिमम हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, मिनिमम हो गया। उसके बाद भी अगर मैं इंसिडेंट एंगल को क्या करता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ तो डिफ्लेक्शन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो एक पर्टिकुलर अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई जब 30 डिग्री एंगल था, क्या था, 30 डिग्री एंगल था, तो क्या डिफ्लेक्शन दो बार आ रहा है क्या, एक तो ये पॉइंट पे दे रहा है और 30 डिग्री पे ये वाला पॉइंट भी मिल रहा है अपने को। yes, sir. भाई दो वैल्यू मिल रही है ना। यहाँ पे केवल एक चीज ऐसी है जहां पे मेरे को केवल एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, कौन सी, ये वाली। यहाँ पे मेरे को केवल एक सिंगल वैल्यू मिल सकती है, अदरवाइज मेरे को हमेशा दो वैल्यू मिलेंगी। एक तो मेरे को ये वाला डिफ्लेक्शन मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। मतलब हमेशा मेरे को कितनी वैल्यू मिलने वाली है, दो वैल्यू मिलने वाली है। मतलब यह समझो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक तो वो डिक्रीज होता जाएगा। अगर आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहे हो, अगर आप इंसिडेंट एंगल को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा। और अगर आप इंसिडेंस एंगल को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन आएगी जहाँ पे डेल जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। डेल क्या हो जाएगा, जहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम होने के बाद में वो डिफ्लेक्शन क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। मतलब पहले तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और बाद में वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें काम की नहीं है तुम लोगों की। बस ये समझो कि यहाँ पे अपना ये जो है पार्ट, ये क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये क्या हो गई आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन सा होगा आपका, हाँ ये हो गया आपका एंगल ऑफ, नहीं ये नहीं होगा, ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद में ये वापस मिलेगा। तो मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इमर्जेंट रे को और इंसिडेंट रे को जब आप एक की तरफ आप मिलाओगे, तो मिलाने के बाद में ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो प्रिज्म है, इसकी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये एक एंगल के ऊपर क्या है, इंक्लाइंड है। ये क्या है, एक एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। ठीक है, इंक्लाइंड होने की वजह से ये दोनों लाइट की रेज एक दूसरे के क्या नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगी बिल्कुल भी। ठीक है, पैरेलल नहीं होंगी तो इनके बीच में कोई एक एंगल बनेगा, जिस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंसिडेंस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। इंसिडेंस एंगल को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा, इंसिडेंस एंगल को अगर आप डिक्रीज करोगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जहां पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ तक मैंने एक तो ये चीज उतार लो। एक प्रिज्म का सरफेस कैसा कैसा होता है वो समझ लो। भाई प्रिज्म जो होता है उसके अंदर कितनी लेयर होती हैं, 2 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं, 2 ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं। ठीक है, 2 ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं। ठीक है, और इन 3 में से 2 आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इनमें से 2 क्या होती हैं आपकी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, यहाँ पे डेल जो है वो क्या होता है आपका, डेल आपका डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है। इसके अलावा ये बता देना कि इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है वो एट एन इंक्लाइन, रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइन विद ईच अदर एट एनी एंगल। कोई भी एंगल हो सकता है वो, इंक्लाइन विद each other at any angle, किसी भी एंगल के ऊपर क्या होंगी, वो इंक्लाइंड होंगी। बेसिकली 60 डिग्री माना जाता है। ठीक है, फिर लिख देना, इसको तो मिटा देता हूँ। फिर लिख देना so that incident ray and emergent ray cannot parallel to each other। दोनों एक दूसरे के क्या नहीं हो सकती हैं, पैरेलल नहीं हो सकती। आया नहीं आया समझ में? उतारो बेटा इसको जल्दी फटाफट। देखो अब आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हिंदी में बोला जाता है इसको प्रकाश का प्रकीर्णन। ये मैंने पहले भी बताया था बेटा तुम लोगों को।
जब वाइट कलर की लाइट जो है, जब वाइट कलर की लाइट जो है, अगर उसको हम किस में से होके निकालते हैं बेटा, प्रिज्म में से होके निकाला जाता है इसको। व्हेन वाइट कलर, जो वाइट कलर की लाइट जो है उसको प्रिज्म में से होके निकालते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में। क्या हो जाती है? वो स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में। एंड दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और प्रकाश की ये जो घटना होती है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ वाइट रे ऑफ लाइट, है ना, जब वाइट रे ऑफ लाइट जो है, पहले लिख देता हूँ मैं, व्हेन अ वाइट रे ऑफ लाइट passes through a prism, passes through a prism, it split up into 7 different colors, 7 different colors due to different wavelength, due to different wavelength and different speed of each color। मतलब जब वाइट कलर की लाइट को पास आउट करवाया जाता है किसी प्रिज्म में से होके, जब वाइट कलर की लाइट को पास आउट करवाया जाता है किसी प्रिज्म में से होके, तो 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, ठीक है। किसकी वजह से डिवाइड होती है? क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है और उनकी वेलोसिटी जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। किसके अंदर? प्रिज्म के अंदर, ठीक है, या किसी भी मीडियम के अंदर। सब किसी भी मीडियम के अंदर वेलोसिटी जो होगी उसकी क्या होगी बेटा? डिफरेंट होगी, उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होगी? अलग अलग होगी। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और इस प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या बेटा? यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखो होता क्या है, मान लो सपोज दैट ये अपना क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो होगा क्या? अब भाई ये जानी किधर की तरफ चाहिए थी? एक्चुअल में सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन बैंड हो जाएगी किधर की तरफ? ये इधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। थोड़ा ज्यादा हो गया है। ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स आ गए। क्या आ गए? इसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स आ गए, ठीक है। जब ये वापस बाहर निकलेगी तो हल्की सी वापस से क्या हो जाएगी बेटा? बेंड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक। अब ढंग से देखो तो इसके अंदर ये जो लाइट थी ये क्या थी? इंसिडेंट रे थी। और ये जो है अपने पास में क्या आ गई? रिफ्लेक्टेड रे आ गई, मतलब ये इमर्जेंट रेज आ गई, ठीक है। और इनके टोटल कितने कलर हो गए आपके? 7 कलर हो गए, VIBGYOR, जिसको हम क्या बोलते हैं? विब्योर बोलते हैं, ठीक है। जो रेड लाइट है उसका डिफ्लेक्शन सबसे कम क्यों हुआ ये भी बताऊंगा मैं अभी। जो वॉयलेट है उसका सबसे ज्यादा क्यों हुआ ये भी बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट के ऊपर अपन फोकस करते हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट वो लाइट होती है जब किसी भी प्रिज्म में से होके किसी व्हाइट लाइट को निकाला जाता है तो वो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ढंग से देखो तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हम किससे इंडिकेट करते हैं? लैम्डा से। किससे इंडिकेट करते हैं? लैम्डा से। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है, मतलब लॉन्ग होती है, सबसे बड़ी होती है। और जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है, सबसे छोटी होती है। जो वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है, सबसे छोटी होती है। ऐसा क्यों? भाई मुझे ये चीज पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, भाई स्नेल का नियम पता है मुझे, sin i अपॉन sin r इक्वल टू होता है किसके बराबर? म्यू के बराबर, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि sin i अपॉन sin r इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर। बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इक्वल टू 1/vb इसको बोला जा सकता है। मतलब वेलोसिटी किसके अंदर? सेकंड मीडियम के अंदर। वेलोसिटी किसके अंदर? सेकंड मीडियम के अंदर। फर्स्ट मीडियम के अंदर वेलोसिटी क्या हो गई? c से इंडिकेट किया जाएगा। जब भी वेलोसिटी एयर के अंदर होती है तो उसको किससे इंडिकेट किया जाता है बेटा? c से इंडिकेट किया जाता है। इसको भी ऐसे लिख दूं, है ना, कंफ्यूज नहीं होगी। तो ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड कौन सा हो गया आपका? प्रिज्म। और मीडियम फर्स्ट कौन सा हो गया आपका? एयर।
ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो μ2 डिवाइड बाय μ1, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हो गई अपने पास में वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम और ये हो गई वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, जिसको मैं सी से इंडिकेट कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहे हो तो आप v1 लिख दो कुछ टाइम के लिए, बोलो कोई इशू है? नो सर। अब यहाँ पे ढंग से देखो तो हमें ये चीज पता है कि ग्लास की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। ग्लास की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। मतलब v2 की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। v2 की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जब ये वैल्यू कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा या कम होगा? जब v2 वैल्यू कम होगी, मतलब मैंने ये बोली कि v2 की वैल्यू अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? v2 की वैल्यू अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कब हो सकता है? जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो? कम हो। ये वैल्यू कब ज्यादा हो सकती है? ये वैल्यू तब ज्यादा हो सकती है जब डेविएशन कम आया हो। बोलो है नहीं आया समझ में? ये जो साइन आर की वैल्यू हो वो क्या हो? कम हो। साइन आर की वैल्यू जो हो वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ से मैंने एक चीज और निकाली थी, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, है ना। सारा अपन पूरा ढंग से करेंगे। v1 एक बात ध्यान बताओ, ध्यान करो, मैंने एक बताया था v इक्वल टू एक और चीज होती है न्यू लैम्डा। न्यू लैम्डा ध्यान है, न्यू फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, या फिर स्मॉल एफ से भी फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है। यहाँ इसलिए डिनोट नहीं करते हैं क्योंकि स्मॉल एफ जो होता है वो यहाँ पे हमने फोकल लेंथ से डिनोट किया है। तो लैम्डा 1 अपन लैम्डा 2, न्यू को तो अपन हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। लैम्डा 1 अपन लैम्डा 2। एक बात बताओ, जब वेलोसिटी कम है, जब वेलोसिटी क्या है? कम है, तो क्या लैम्डा की वैल्यू भी कम होगी? भाई क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। v1 ऊपर है तो लैम्डा 1 भी ऊपर है, v2 ऊपर नीचे है तो लैम्डा 2 भी नीचे है। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी कम है, इसका मतलब लैम्डा कम है। मतलब अगर कोई कलर जिसकी लेंथ कम हो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी। अगर कोई कलर है, अगर उसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी। वेलोसिटी कम होगी मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा मतलब डिफ्लेक्शन। भाई ये सारी चीजें देखो कंबाइंड है। वेवलेंथ कम तो वेलोसिटी कम, वेवलेंथ कम तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। इसका मतलब सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका हुआ? आया नहीं आया? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? बोलो, है ना। क्यों ज्यादा हुआ ये भी समझ लो। डिफ्लेक्शन ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि म्यू ज्यादा होगा मतलब साइन आर कम है। म्यू ज्यादा है मतलब साइन आर कम है। ये कम है तो डिफ्लेक्शन, भाई नीचे वाली वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम क्यों होगी यार? नीचे वाली वैल्यू कम हो गई तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। भाई नीचे की वैल्यू को कम करोगे तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? नीचे वाली वैल्यू उसको कम, अगर वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को कम कर रहे हो तो ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाएगी। अगर नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। चीज आई नहीं आई समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? भाई ये सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। तो यही रीजन है कि वॉयलेट का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर का डिफ्लेक्शन क्या होता है? सबसे कम होता है। मतलब डेविएशन सबसे ज्यादा किसका आएगा? वॉयलेट कलर का, और सबसे कम डेविएशन किसका आएगा? रेड कलर का। बोलो एनियास, और यही आपका क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। अब इसके अंदर एक चीज और समझो कि मान लो सपोज दैट आपके पास में दो, मैंने एक प्रिज्म तो ये है, मैंने इसके सामने एक और प्रिज्म लगा दिया, ये एक प्रिज्म था, सामने एक और प्रिज्म लगा दिया, तो होगा क्या? अपने को क्या मिलेगी? व्हाइट कलर की लाइट। फिर अपने को 7 कलर्स नहीं मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब इस प्रिज्म को दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये पूरी की पूरी एक लेयर बन गई, और एक क्या बन गई? ये दोनों लाइट की, या फिर ये दोनों लाइट सरफेस जो है वो क्या हो गई? एक दूसरे के पैरेलल बन गई। तो ये तो ग्लास की स्लैब बन गई ना, ये प्रिज्म थोड़ी रहा। फिर बोलो नहीं आया समझ में? ये तो ग्लास की स्लैब बन गई ना भाई, ये प्रिज्म थोड़ी था। मैंने ये बोला कि मान लो सपोज दैट मेरे पास में ये है, मेरे पास में ये प्रिज्म है। अब इसके जैसा प्रिज्म मैंने उल्टा ऐसे लगा दिया, फील करो इसको, उल्टा मैंने लगा दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ एक लेयर बन जाएगी। तो ये यहाँ अगर सामने से देखोगे तो एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ऐसे आएगा, मतलब पैरेललोग्राम टाइप कुछ बन जाएगा। तो ये ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर तो पैरेलल हो गई ना, या फिर ये वाली जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये वाली सरफेस ये तो पैरेलल हो गई ना एक दूसरे के। नहीं आया समझ में? तो डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं ना इमर्जेंट रे के अंदर, और उसके अंदर डिफ्रैक्शन मतलब जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो आएगा ही नहीं। दोनों एक दूसरे के पैरेलल, भाई जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा ना। बोलो आया नहीं आया समझ में? नहीं आया फील?
क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया नहीं आया? मैंने ये बोला कि अगर मान लो सपोज दैट अगर आपके पास में कोई प्रिज्म है, उस प्रिज्म के बिल्कुल पास में मैं एक और प्रिज्म रख देता हूँ, कुछ इस तरीके से सटा के रख देता हूँ, कुछ इस तरीके से अड़ा के मैं इसको रख देता हूँ, तो भाई ये तो एक पैरेललोग्राम बन गया ना। तो ये रे और ये दोनों पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिफ्लेक्शन है क्या एक्चुअल में? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल। और यहाँ पे तो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे उसके बीच में एंगल ही नहीं आएगा, वो तो पैरेलल जाएंगी। यही रीजन है कि इसके अंदर उसका फॉर्मेशन नहीं होगा और इसके अंदर इसका आपके विबग्योर का फॉर्मेशन, या फिर इसको स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है, ये चीज भी ध्यान रखना, इसको स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है, ठीक है। 7 कलर का बैंड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। उतारो बेटा इसको, पूरे को हटा दूं। हटा दूं। चलो अब बात आती है कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्या रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है? उससे पहले एक छोटी सी चीज समझ लो, जिसको क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नोट डाल के लिख लेना। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, नोट डाल के लिखना। इट ऑलवेज अकर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। डेंसर टू रेयरर में ही ऐसा होता है, रेयर टू डेंसर में नहीं होता है। डेंसर टू रेयरर मीडियम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ऐसी चीज होती है। मान लो सपोज दैट ये आपकी कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है। ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। लाइट की रे आपकी कुछ इस तरीके से है ना, ये क्या हो गई एक तरीके से, इसके लिए ये इंसिडेंट रे हो गई, हो गई। जब लाइट की रे, इधर ध्यान दो सब लोग, जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। इसका मतलब लाइट की रे कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। सही है, गलत है? ठीक है, चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या करते हो, इसको थोड़ा सा और दूर रखो ऐसे। अब मान लो दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। फर्दर इंक्रीज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते 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 ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्या ये भी इंक्रीज होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना बेटा, वो यहाँ पे बन जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये जो है ना, ये वाली जो लाइट की रे है ना, ये क्या हो जाएगी, आपकी रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इस एंगल पे, जिस एंगल पे आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए सरफेस के, वो एंगल, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो पैरेलल हो जाए सरफेस के, या फिर वो नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना ले, उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। मतलब इन दैट केस आपका ये जो आई होगा ना, यह क्या कहलाएगा, आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, जिसको हम क्रांतिक कोण बोलते हैं हिंदी में। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, दोबारा समझा दूंगा एक बार, है ना। हाँ, कौन सी रे? अबे रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होगी, ये है इंसिडेंट रे, तो बावला हो गया क्या? नहीं सर, तो आप ये तो बोल रहे हैं ये बनेगी, तो रिफ्रैक्टेड रे हुई है ना पैरेलल, तो ये तो आई है ना। हाँ सर, ये तो आई है, तो क्या चाहता है? ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा। कौन सा? ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। अभी दोबारा समझा दूंगा। अब मान लो अपन ने क्या किया, मतलब ये सब होने के बाद में मैं इसको फर्दर इंक्रीज करता जा रहा हूँ। क्या चेक करता जा रहा हूँ? मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज करता जा रहा हूँ। इंक्रीज करते करते होगा क्या बेटा, इंक्रीज करते करते एक ऐसा कंडीशन आएगी जहां पे ये रिफ्रैक्शन के केस में, किसके केस में? रिफ्रैक्शन के केस में ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और प्रकाश की ये जो घटना होगी ना, ये जो प्रक्रम होगा या प्रोसेस होगा ना, ये प्रोसेस कहलाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्रैक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या गई, रिफ्लेक्ट हो गया। भाई ये हमारे पास में कोई मिरर नहीं है जो इसमें रिफ्लेक्शन होगा, ये हमारे पास में कोई लेंस है या फिर कोई ट्रांसपेरेंट दर्पण को क्या बोलते हैं अपन, दर्पण को तो मिरर ही बोलते हैं, ग्लास है, कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है। उस ग्लास के अंदर जैसे जैसे मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ाता जा रहा हूँ, तो एक केस ऐसा आया जहां पे ये क्या हो गई, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब लाइट की रे गई और वापस आ गई, लाइट की रे गई और वापस आ गई। ठीक है, इस केस को हम क्या बोलते हैं बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन के केस में क्या बन गया, रिफ्रैक्शन के केस में आपका रिफ्लेक्शन हो गया।
बोले तो अपवर्तन के केस में परावर्तन हो गया। दोबारा समझो बेटा ना, नोट डाल के लिखना ये। और इसके लिए चीजें नेसेसरी क्या है, जब लाइट की रे डेंसर से रेयर में जाएगी, कहां से कहां जाएगी, डेंसर से। तो देखो ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। नाउ in your second diagram, when we further increase your angle of incidence, when we further increase angle of incidence, then one situation will occur, yeah, one condition will occur. In that condition your refracted ray makes 90-degree angle with the normal, ठीक है। जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, या फिर ये कह लो कि रिफ्रैक्टेड एंगल विल बी, रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द ग्लास। वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ग्लास की सरफेस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एंड इन दिस कंडीशन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। When we further increase this critical angle, when we further increase this angle of incidence, जब हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज करेंगे, when we further increase this angle of incidence, then your refracted ray completely reflected, क्या जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब जो आपकी अपवर्तित किरण है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, बोले तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड दिस फिनोमेनन, दिस कंडीशन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोला है नहीं ऐसा? यस सर। है नहीं ऐसा? यस सर। और इसको बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हिंदी में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और समझ में आया नहीं आया? करो, लिखो फटाफट, ये पूरी जो रामायण मैंने कही है इसको। चलो रेनबो का फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है ना, उसमें थोड़ा सा इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए बताया तुम लोगों को मैंने। चलो मिटा रहा हूँ, तुम लोगों ने डायग्राम नहीं उतारे, लिखोगे कब पता नहीं, ऐसा ढीले ढक्कन हो रखे हो बिल्कुल। समझ में आ गया? चलो आगे देखो, अब बात करते हैं रेनबो फॉर्मेशन की। देखो रेनबो का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब आपकी एक तरफ क्या हो रही हो, बारिश हो रही हो, और दूसरी तरफ क्या हो रही हो, आपके धूप निकल रही हो, है ना। पहले इसको फील करवा देते हैं अपन। मान लो सपोज दैट यहाँ पे ना एक बारिश की ड्रॉपलेट है ना, यहाँ पे जो रेन ड्रॉप होती है ना, इट बिहेव लाइक अ प्रिज्म। जो रेन की ड्रॉप होती है वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है वो? प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। सपोज दैट ये रेन की ड्रॉप है ना। अब मान लो हुआ क्या, यहाँ पे आपका सन था, यहाँ से लाइट की रे आई, कौन सी? व्हाइट लाइट की रे। कौन सी आई? व्हाइट लाइट की रे आई। अब भाई सिंपल सी बात है, जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी और ये प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये कितने कलर्स में इसको डिवाइड करेगा? 7 कलर्स में, 7 डिफरेंट कलर में इसको डिवाइड करेगी। ठीक है, बन गई क्या? कोई बात नहीं, नहीं बनी। ठीक है भाई लोगों, ये 7 डिफरेंट कलर में क्या कर देगी? इसको डिवाइड कर देगी। अब होगा क्या, ये जो लाइट की रे है ना, ये यहाँ पे मतलब इसके ऊपर फॉल होके, मतलब इनका एंगल कुछ ऐसा होता है कि ये लाइट की रे यहाँ पे फॉल होने के बाद में वापस से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाती है। क्या हो जाती है? इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाती है। एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है बेटा इनका कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद में क्या होगा, ये वापस से क्या हो जाएंगी? बाहर की तरफ निकल जाएंगी। और यहाँ पे आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? रेनबो का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब हुआ क्या कि पहले व्हाइट लाइट जो है वो किसके अंदर गई, मतलब पहले तो ये समझो कि यहाँ पे ये जो ड्रॉप होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है? वो ड्रॉप करती है आपके उसकी तरह, प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ड्रॉप का ये शेप मैंने थोड़ा गलत दिया है, कुछ ऐसा शेप होता है उसका, मतलब कुछ गोलाकार मान लो या अंडाकार मान लो, कुछ ऐसा शेप होता है इसका। ठीक है, तो होता क्या है, जब जो सनलाइट है उसकी जो व्हाइट लाइट जो है उसके ऊपर फॉल होती है ना, तो ये जो स्फेरिकल जो ड्रॉप होती है या इसका कुछ शेप ऐसा होता है कि इसको टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड कर देती है।
टोटली क्या कर देती है, इंटरनल मतलब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देती है कि व्हाइट लाइट इसके अंदर एंटर हुई, एंटर होने के बाद में वो उसको 7 रंग में डिवाइड करेगी और डिवाइड करने के बाद में वापस बाहर की तरफ निकाल देगी और उसको क्या कर देगी 7 डिफरेंट कलर में 7 डिफरेंट कलर में क्या कर देगी, स्प्लिट कर देगी। तो रेनबो का फॉर्मेशन कब होता है, जब उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। क्या हो, हमेशा रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होगा, कभी भी देख लेना कि हमेशा जब भी धूप निकल रही है और आपका वो क्या बोले बरसात हो रही है तो हमेशा आपके रेनबो का फॉर्मेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो इसके लिए दोनों कंडीशन जरूरी है। कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है कि एक तरफ से बारिश हो रही हो और दूसरी तरफ से आपकी क्या निकल रही हो, धूप निकल रही हो। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये जरूरी है। दूसरी कंडीशन किसके ऊपर काम करती है, किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। बोला नहीं है समझ में, तो इसको लिख लेते हैं अपन। रेन ड्रॉप इन द एटमोस्फेयर एक्ट लाइक मैनी स्मॉल प्रिज्म। रेन ड्रॉप्स behave like a small prism। स्मॉल प्रिज्म की तरह ये क्या करती है बेटा, बिहेव करती हैं। ठीक है, as white sunlight enter and leaves these raindrops the various colored ray are refracted by different amount due to which an arc of 7 color called rainbow, an arc of 7 color called rainbow is formed। और तो आज का मना कर दिया था फिर। बाय। फोन तो कर दिया करो। मैसेज नहीं देखा था क्या? मैं रिचार्ज नहीं था। गुड नाइट। बोले यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई क्या? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई क्या बेटा? चलो मैंने क्या बोला, रेनबो जो है, रेन ड्रॉप जो है वो बिहेव करती है किसकी तरह, स्मॉल प्रिज्म की तरह। एज व्हाइट सनलाइट एंटर एंड लीव दीज रेन ड्रॉप द वेरियस कलर्ड रे आर रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट अमाउंट ड्यू टू व्हिच एन आर्क ऑफ 7 कलर कॉल्ड रेनबो इज फॉर्म्ड। मतलब वो उसके अंदर एक स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, जैसे सनलाइट एंटर करती है और वापस बाहर निकलती है। ठीक है, तो वो वेरियस कलर रे आर रिफ्रैक्टेड, मतलब उसमें से स्पीड की वजह से, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से वो क्या हो जाती है, 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाती है। उसकी वजह से एक आर्क का फॉर्मेशन होता है, उस आर्क को क्या बोला जाता है, रेनबो जो है वो बोला जाता है, इंद्रधनुष बोला जाता है। ठीक है, और ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। लिख लेना। एंड ऑल्सो दिस वर्क ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। आगे क्या समझ में? मिटा रहा हूँ। मिटा दूँ? चलो अब इसके अंदर लास्ट एंड फाइनल केस, मतलब अभी तो वैसे तो थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन आज का लास्ट एंड फाइनल क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर, है ना? क्या? एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, सॉरी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय ए यार लगा लो यार, बेइज्जती कर दो, अपवर्तन। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर,
मतलब वायुमंडल की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर। रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब क्या करें इसके अंदर? हाँ, इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा, है ना। उन प्रिंसिपल को सुनने से पहले, उनके एप्लीकेशंस को सुनने से पहले ये समझो कि हमारे जो अर्थ होती है ना, अर्थ के आसपास में एक लेयर बनी हुई है एटमॉस्फेयर की, मतलब गैसेज की लेयर बनी हुई है। अब जो गैस भारी होती हैं, जो हैवी होती हैं, वो तो नीचे रह जाती है, और जो हल्की होती हैं वो ऊपर उड़ जाती हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ऊपर वाला जो पार्टीशन है ना, जो ऊपर वाला जो पार्टीशन है या भाग है, वो एक्चुअल में रेयर मीडियम है कंपेरिजन टू हमारी अर्थ के आसपास के मीडियम के। मतलब हमारी जो अर्थ है, मान लो सपोज दैट ये अर्थ है और यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर है, तो ये वाला जो मीडियम है ये तो क्या होगा? डेंस। और ऊपर वाला जो मीडियम होगा वो क्या होगा? रेयर, है ना। ये समझ लो पहले, ऊपर वाला मीडियम कौन सा हो गया? रेयर मीडियम। और जो आसपास है उसके अर्थ का जो आसपास का एरिया है वो क्या हो जाएगा? डेंस। क्यों? क्योंकि जो लोअर गैसेज होती हैं, मतलब लाइट गैसेज होती हैं, वो तो ऊपर उठ जाती हैं, वो तो क्या हो जाती हैं? बेटा कहाँ जा रहे हो? अच्छा, पानी तो है ही नहीं, खत्म हो गया पानी। इसको चाहिए? मैंगो मंगवाते हैं। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तो ऊपर वाला जो मीडियम है वो क्या कहलाता है? आपका रेयर मीडियम, और नीचे वाला डेंस मीडियम कहलाता है। क्यों कहलाता है? समझ में आया? ठीक है, चलो एक छोटा सा पार्ट होता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिनमें पहली एप्लीकेशन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। भाई आपको जो स्टार्स है ना, मतलब तारे जो है ना, वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, जबकि आपके जो प्लेनेट हैं वो नहीं चमकते हैं। जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो तो चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो चमकते हुए दिखाई नहीं देते। एज एन एग्जांपल, चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, सूर्य जो है वो भी चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, लेकिन जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, अगर मैं ढंग से बोलूँ कि आपका ये जो मतलब ऊपर का जो एटमॉस्फेयर के ऊपर की जो लेयर्स होती हैं, उनकी डेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है। उनकी डेंसिटी क्या होती जाती है? उनकी डेंसिटी जो है वो कभी तो कम होती रहती है, कभी ज़्यादा होती रहती है। और जो स्टार्स होते हैं वो प्लैनेट की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, हालांकि ये बोलना गलत होगा, क्योंकि कई स्टार्स ऐसे होते हैं जो प्लैनेट से भी बड़े। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टार्स की जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जो स्टार्स की साइज होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है। मतलब स्टार्स को हम पार्टिकल साइज मान सकते हैं, मतलब जितनी दूरी पर वो हमसे है ना, उसके अकॉर्डिंग, जितनी डिस्टेंस पर, जितनी ज़्यादा दूरी पर वो हमसे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो स्टार्स हैं उनको हमने पार्टिकल साइज मान लिया। अब उसकी डेंसिटी में क्या होता जा रहा है बेटा? अचानक से चेंज आता जा रहा है। उसकी डेंसिटी में क्या आता जा रहा है? अचानक से चेंज आता जा रहा है। तो चेंज आने की वजह से ये पार्टिकल, मतलब ये जो स्टार है, कई बार तो हमें ब्राइट दिखाई देगा। भाई अगर ऊपर की डेंसिटी कम हो गई, कई बार ज्यादा हुई, ठीक है, तो कई बार तो ये हमें ब्राइट दिखाई देगा, और कई बार ये हमें कैसा दिखाई देगा बेटा? डिम दिखाई देगा। कौन? नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुम दोनों बैठ के पढ़ लो वहाँ पे। इसका है, हाँ उसको बुला ले। मुझे चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई? जैसे मैं अगर बुक के थ्रू बताऊँ, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि वी नो दैट स्टार एमिट देयर ओन लाइट। हमें यह चीज़ पता है कि जो स्टार होते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब वो खुद की लाइट खुद एमिट करते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस लाइट द स्टार शाइन इन द नाइट स्काई। और उसी वजह से वो रात में क्या होते हैं बेटा? रात के अंदर वो एक्चुअल में शाइन करते हैं, बोले तो चमकते हुए दिखाई देते हैं। Now when we look at a star in the sky on a clear night, we observe that the intensity of light coming from it changes continuously. जब हम स्टार की तरफ देखते हैं ना, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसकी चेंजेज होती रहती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ स्टार्स चेंजेज कंटिन्यूसली। स्टार्स चेंजेज कंटिन्यूसली, मतलब वो लगातार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। लगातार वो क्या होती रहती है बेटा? बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। At one moment the star appear to be very bright and the next moment it become very dim. At one moment it appears bright. At another moment it appears dim. It appears dim. मतलब कई बार वो ब्राइट दिखाई देता है, मतलब एक सेकंड पहले वो ब्राइट दिखाई दिया, फिर डिम दिखाई दिया, फिर ब्राइट दिया, फिर डिम दिखाई दिया। मतलब ब्राइट डिम अगर ऐसे कोई चीज दिखाई देगी तो अपने को क्या होगा? वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा।
क्या करता हुआ दिखाई देगा, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इनफैक्ट द स्टार गो ऑन बिकमिंग ब्राइट एंड डिम अगेन एंड अगेन, बार बार में वो ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। एंड वी कैन से दैट स्टार ट्विंकल एट नाइट, और हम बोल सकते हैं कि स्टार जो है वो क्या करते हैं बेटा, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। जो कंटिन्यूअसली चेंज आता है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ। ऐसा क्यों होता है, द कंटिन्यूअसली चेंजिंग atmosphere reflect the light, atmosphere reflect the light from the stars by different amount, from the stars by different amount from one moment to the next, बेटा इसने क्या बोला, जो कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन में चेंज आता है उसके डेंसिटी की वजह से, जो कंटिन्यूअसली चेंज आता है एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, किसकी वजह से, डेंसिटी की वजह से, फ्रॉम द स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट, मतलब अलग अलग उसकी डेंसिटी होती है, फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर मोमेंट, मतलब एक मोमेंट पे इसकी डेंसिटी कुछ और थी, अनदर मोमेंट पे उसकी डेंसिटी कुछ और हो गई। तो हर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या आ रहा है, उसके अंदर चेंज आ रहा है। पर्टिकुलर मोमेंट पे जब उसके अंदर चेंज आ रहा है तो क्या होगा, कई बार वो ब्राइट दिखाई देगा और कई बार वो क्या होगा, डिम दिखाई देगा। और जब वो कंटिन्यूअसली ब्राइट डिम दिखाई देगा तो ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा, बोले तो तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसी तरीके से प्लेनेट की बात करूं कि प्लेनेट जो है वो ट्विंकल करते हुए नजर क्यों आते हैं, तो प्लेनेट जो है वो हम पहली बात तो अर्थ के बहुत ज्यादा पास में है। अर्थ के पास में होने की वजह से वो यहाँ पे जो आपका स्टार है वो तो किसकी तरह बिहेव करता है, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। लेकिन जो प्लेनेट है उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे क्या है बेटा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। मतलब इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा होने की वजह से अगर मान लो इसकी डेंसिटी में भी चेंज आ रहा है तो ये कभी अपने को ऐसा दिखाई नहीं देगा कि कई बार वो ब्राइट दिखाई दे और कई बार वो डिम दिखाई दे, ऐसा अपने को नजर नहीं आएगा। तो प्लेनेट जो है वो तो अपने को ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते, क्यों, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है पार्टिकल्स का, छोटे छोटे पार्टिकल्स का ये तो क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये कितना भी इसकी डेंसिटी में चेंज आ जाए इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। बोलो चीज आई नहीं समझ में, मतलब ट्विंकल एट नाइट बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एट ऑल, जो प्लैनेट है वो ट्विंकल नहीं करते हैं। द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज अनएबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ बिग साइज प्लैनेट, मतलब जो बड़े साइज के प्लैनेट होते हैं उनमें कंटिन्यूअसली अगर कोई चेंज हो रही है या उसमें वेरिएशन आ रहा है तो वो अनेबल होता है, ठीक है, अनेबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ बिग साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल एट ऑल। और उसकी वजह मतलब सिंपल सी बात ये समझो कि प्लैनेट का साइज जो है, पहली बात तो प्लैनेट जो है वो हमारी अर्थ के बिल्कुल पास में होते हैं, ज़्यादा नज़दीक होते हैं। नज़दीक होने की वजह से उनका साइज जो है वो बड़ा दिखाई देता है। बड़ा दिखाई देने की वजह से इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मान सकते हैं। तो इसके अंदर जो वेरिएशन आ रहा है, इसके अंदर मान लो सपोज दैट इसकी डेंसिटी में जो भी वेरिएशन आ रहा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं हो पाता, मतलब वो अनेबल होता है, इसके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से ये ट्विंकल करता हुआ दिखाई अपने को नहीं देता। ठीक है भाई लोगों, ऐसे ही एक और पार्ट होता है इसी के अंदर बी कि स्टार्स अपीयर हाई एट सम हायर पोजीशन, मतलब स्टार जो है वो हायर पोजीशन पे दिखाई देते हैं एक्चुअल व्हेन दे आर, मतलब जहां पर वो हैं उससे थोड़े ऊपर दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही ऐसा होगा। मान लो अपना स्टार यहाँ पर है, यहाँ से अपन ने ये देखा तो लाइट की रे ऐसी आई, जब हम इसको मतलब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जहाँ से ये देख रहा है इसको, जब इसको ये सीधा देखेगा तो उसको स्टार कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। एक्चुअली ऐसा क्यों होगा, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होगा। अगर इसको मैं फील करवाने की कोशिश करूँ तो मान लो सपोज दैट ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर हो गई, क्या हो गई, बहुत सारी लेयर हो गई यहाँ पे, ठीक है। और मान लो सपोज दैट यहाँ पे क्या है, स्टार है। अब होगा क्या भाई, ये डेंसिटी जो है वो कम है और यहाँ की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ की डेंसिटी क्या है, कम है और यहाँ की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है,
ठीक है। तो ये क्या जा रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। और जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, कहाँ से कहाँ जाती है, जब लाइट की रे रेयर मीडियम से किधर की तरफ जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। मतलब एक्चुअल में होगा क्या, ये इधर की तरफ बेंड होता चला जाएगा, बेंड होता चला जाएगा, बेंड होता चला जाएगा। और जब इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो जहाँ पे ये सारी लाइट की रे मिलेंगी ना बेटा, जहाँ पे ये सारी लाइट की रे मिलेंगी वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, स्टार। ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप सीधा सीधा बोलोगे इट्स हैपन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा होता है किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये क्या हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, व्हेन इट एक्सपेंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जब इसको एक्सपेंड किया जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, वेयर दे मीट, जहाँ पे ये मीट करती हैं, वेयर दे मीट स्टार अपीयर्स एट दिस पोजीशन या फिर एट दैट पोजीशन, वहाँ पे अपने को क्या होता है, स्टार जो है, तारा जो है वो दिखाई देता है। वही वाला रीजन हो गया भाई, आपका जो कॉइन है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, ठीक है। और जो सनराइज और सनसेट होता है वो 2 मिनट पहले हो जाता है, 2 मिनट बाद तक अपने को दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, तो वो सारे रीजन इसी के अंदर आ जाते हैं, किसके अंदर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारे कुछ वो थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब एक छोटा सा पार्ट बचा है इसके अंदर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है बेटा, उतार लो इसको और फिर तुम जाओ।